स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी है, आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन का इंतजार है और बाजार फाइनली आपको थोड़े अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का भी सहारा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स पर अभी हमने थोड़ा एक बड़ा उछाल दिखा है। 225 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर आए हैं और हमारे बाजार भी दिन के निचले स्तर से रिकवर होकर निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में दिख रहा है। तो क्या ये पॉजिटिविटी और आगे बढ़ सकती है? एक्शन कैसा रहने वाला है? कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट और वीकली एक्सपायरी कहां पर होगी, ये बताने के लिए हमारी टीम भी है तैयार। आइए सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये जान लेते हैं। संभला बाजार 17,900 के करीब आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक यहां पर ज्यादा रिकवरी आई है, निचले स्तरों से 250 अंक रिकवर होकर अब 41,500 के पास पहुंच चुका है। आईटी और पीएसयू स्टॉक्स यहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, आधे % ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आपको एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। मेटल्स, रियल एस्टेट, ऑटो, इंफ्रा, फाइनेंशियल्स यहां पर आधे से 1% की गिरावट है इस समय। बट जैसा मैंने कहा, ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर और यूरोप पर अगर नजर 1-1.25% की यहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में है। हमारे बाजार का मूड सुधारने का काम डेफिनेटली कर रहे हैं। ढेरों नतीजे आ रहे हैं, वहीं पर आपको करना है फोकस। नैटको के नतीजे अभी आपके सामने आ रहे हैं, टीवीएस श्रीचक्र के नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। कई सारे दिग्गजों के नतीजे आना अभी बाकी हैं, बट कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ और ट्रिगर जो बाजार के हैं, इस पर डालते हैं पहले नजर। हमारे साथ कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी निफ्टी से हिंडाल्को अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, साथ ही एफनो स्पेस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास और अरबिंदो फार्मा समेत एचपीसीएल, आईआरसीटीसी और यूनाइटेड ब्रेवरीज के भी नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। यही नहीं, एसजेएस एंटरप्राइजेस यहां पर बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही कॉस्मो फर्स्ट और टिप्स इंडस्ट्रीज, इन दोनों कंपनियों के बायबैक का आज आखिरी दिन है। यही नहीं, कल के दिन में 10 फरवरी निफ्टी से एम&एम ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से एबीबी इंडिया समेत अल्केम लैब, बीएचईएल, ग्लेनमार्क फार्मा, इन्फोएज, एबट इंडिया, नाल्को और साथ ही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के भी नंबर्स आएंगे। 2023 के आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ये भी खेला जाएगा कल से और 26 फरवरी तक ये जो है इवेंट एंड हो जाएगा 26 फरवरी को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आएंगे दिसंबर महीने के हमारी तरफ से और साथ ही सूरत वाला बिजनेस ग्रुप ये माइग्रेट होगा BSE SME प्लेटफॉर्म से, अब मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखेगा बी ग्रुप के अंतर्गत। एक्स डेट होगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, यहाँ पर जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था। साथ ही VRL लॉजिस्टिक्स और स्पोर्ट किंग, इन दोनों के बायबैक की भी एक्स डेट कल के दिन में होगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके का चौथे तिमाही का GDP डेटा, फरवरी महीने के कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा यूएस के आएंगे और साथ ही जनवरी के CPI आंकड़े चीन और यूरोप के भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। अंत में 11 फरवरी शनिवार को नंबर्स के लिहाज से एफएनओ स्पेस से बलरामपुर चीनी, सिटी यूनियन बैंक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी अपने नंबर्स दर्ज करेगी और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज की भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है शनिवार को। ओके, तो इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स आ रहे हैं और नतीजों की तो लंबी लिस्ट है। आइए जो नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं वहां पर पहले करें फोकस। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं नतीजे। देखिए, नतीजों में सबसे पहले अगर आप देखेंगे दिव्यान इंटरनेशनल के नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा लगभग आपको 14% बढ़ता हुआ दिखेगा, आय लगभग 27% के आसपास जो है वहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 23.7% से गिरकर 22% के आसपास आते हुए दिखे हैं। MRF की बात करें, यहाँ पर मुनाफा लगभग 18% के आसपास बढ़कर आया है, आय लगभग अगर आप देखेंगे 15% बढ़कर आई है और कंपनी ने पूरे 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। सफायर फूड्स, यहाँ पर मुनाफा लगभग 36% गिरकर आया है, आय लगभग 17% जो है बढ़कर आई है। EIH एसोसिएट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मुनाफा लगभग 89-90% के आसपास जो है बढ़कर आया है और मुनाफे 89-90% के आसपास जो है बढ़कर आया है और आय में भी लगभग आपको 44% के आसपास की बढ़त दिखेगी। मैट्रिमनी की बात करें, मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, मार्जिन्स हालांकि यहाँ पर कट कर आए हैं, 29.1% से गिरकर 23.7% पर आते हुए दिखे हैं। अंजनी पोर्टलैंड, यहाँ पर कंपनी जो है 4.2 करोड़ का जो इनका मुनाफा था उसके मुकाबले इनको लगभग 4 करोड़ का जो है घाटा आता हुआ दिखा है, इसलिए मार्जिन्स में बड़ा कट है, 18.4% से गिरकर लगभग 7% के आसपास आते हुए दिखे हैं मार्जिन। राणे ब्रेक लिंक्स की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा जो है लगभग 7 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, लगभग 8% से बढ़कर 10.5% के आसपास। अंबिका कॉटन, यहाँ पे नतीजे काफी कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफा लगभग 48% जो है गिर कर आया है और मार्जिन्स में भी आपको कटौती दिखेगी, 30% से गिरकर लगभग 22.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में अल्काइल अमाइंस की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा लगभग फ्लैट ही रहा है और आय में लगभग 3% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी।
ओके, तो नतीजे और ये कुछ ही नतीजे हैं क्योंकि कई सारे और नतीजे हैं जिनके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। खबरें बिल्कुल ले लीजिए, खबरें ले खबरें लीजिए। ले लें, फिर अनिल जी से एक बार मार्केट व्यू भी लेंगे। खबरें बताया मैं। बिल्कुल, सबसे पहले अगर ग्लोबल स्पिरिट की बात करें तो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ने कंपनी के जो हेड ऑफिस में जो छानबीन है वो की है, और हेड ऑफिस में अगर आप बात करेंगे तो 30 जनवरी से 3 फरवरी तक जो है छानबीन की गई है। HDFC AMC, UTI AMC, निप्पॉन AMC और इन कंपनियों पर जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एम्फी का जो है वो डेटा रिलीज होता हुआ दिखा है। जनवरी में अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट इन्फ्लो देखेंगे तो 11,370 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं ओपन एंडेड इक्विटी फंड की अगर आप बात करें, वहां पर इन्फ्लो अगर आप देखेंगे लगभग 12,550 करोड़ आता हुआ दिखा है। वहीं AUM जो इक्विटी फंड का है, वहां पर AUM में लगभग आपको फ्लैट ही दिखेगा, लगभग 1.2% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखी है। और अंत में एक ब्लॉक डील है टाटा स्टील, जिसमें 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो ये है आपके लिए सारे के सारे बल डील्स, खबरें और इतने सारे जो नतीजे हैं। बट टाइमिंग अनिल जी, बाजार की डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं इस समय। 17,900 अभी अभी निफ्टी ने क्लेम भी करा है, तो अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से। बैंक निफ्टी भी 300 अंक सुधरा है, निफ्टी 125 अंक सुधर कर अब डेज हाई पर आ रहा है। फाइनली थोड़ा एक्सपायरी एक्शन देखने को मिलेगा। एक्सपायरी एक्शन से ज्यादा डाउ एक्शन है दी। हाँ, वो तो क्योंकि है, डाउ definitely। 200 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स पे है और वो भारतीय बाजारों को जोश देने का काम कर रहा है। निचले स्तरों को रिकवरी जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। सुबह हमने थोड़ी मजबूती देखी, फिर गिरे, फिर रिकवर हुए, लेकिन रिकवर होने के बाद वापस अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक और निचले स्तरों पर पहुंचा दिन के दौरान ऊपरी स्तरों से फिसल कर। तो उससे आपको समझ में आ सकता है कि स्टॉक्स में जो तेज गिरावट होती दिख रही है उसका असर जरूर पड़ा है। राइट, अब भी आप देखें तो अब 8-9% अब नीचे है। अभी थोड़ी देर पहले ये वापस से लोअर सर्किट के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो आई थिंक वो उतार चढ़ाव से अब बाजार उससे हटकर, उन ग्रुप के शेयरों से हटकर अब थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में डाउ फ्यूचर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक वो एक बड़ा परिवर्तन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है जो सामने है। जहाँ तक सवाल बचे हुए 1.5 घंटे का है, दीप 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। कोशिश आज पूरी है, अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंटली ये कहना अभी भी मुश्किल है कि वाकई में हम 17,900 के ऊपर बंद होंगे या उसके आसपास या थोड़ा बहुत नीचे। लेकिन हाँ, मजबूती दिख रही है। बैंक निफ्टी 41,550 के ऊपर वापस आता दिखा है, 41,635 का आज का हाई है। तो शुरुआती घंटे के हाई को निफ्टी ने पार किया है, बैंक निफ्टी को अभी पार करना बाकी है। राइट, हाँ। सो आई थिंक थोड़ा सा देखते हैं, व्यू पॉजिटिव साइड पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेलेक्टिवली खरीदारी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है, रिजल्ट्स के दम पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आपको मौके मिल रहे हैं। तो इंडेक्स में लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें, जो आपके एंट्री पॉइंट है वहां पर लीजिए, जहां प्रॉफिट बुकिंग की जगह है। 17,975, 18,025, यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर आता है, वहां प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। बैंक निफ्टी में 41,725, 825 दो ऊपर, 725, 800 ये दो ऊपर के लेवल है, वहां पर फोकस करिए। उसके ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश तेजी और बनने की संभावना बनेगी। सो आई थिंक थोड़ा ऊपर आएगा, वहां प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करेंगे, या पहले नीचे आ गया तो निचले स्तर पर खरीदारी। तो दोनों तरह से आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चलना है। बाय ऑन डिप्स, बिल्कुल। चलिए, तो मूड आ गया बाय ऑन डिप्स का बाजार का, और अच्छी बात है, स्टॉक्स भी आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। आइए, शो का पहला बिगुल, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। आई थिंक हीरो या जीरो कॉल दे रहे हैं। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल दीप, हीरो जीरो ट्रेड है। निफ्टी में 17,850 इन द मनी की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। अभी 67-68 रुपीज के आसपास है। इसमें 55-60 रुपए तक इसको ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। अभी पिछले 5 मिनट में एकदम शार्प सर्ज आया है, तो मेरी सलाह रहेगी 55-60 के बीच में मिलता है तो इसको ऐड करें। 30 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 120 रुपए का टारगेट 17,850 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में मुझे लगता है आता हुआ नजर आ सकता है। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से ये 17,900 के ऊपर निफ्टी निकला है, तो आज एक्सपायरी के चलते 17,960, 17,970 स्पॉट लेवल्स क्लोजिंग की तरफ हम ये लेवल देखते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसा होने पर इस कॉल ऑप्शन में जो टारगेट 120 रुपए तक का मैंने सुझाया है, ये हासिल होता हुआ जी हो सकता है। तो ये है आपके लिए हीरो जीरो कॉल, मान लीजिए हिमांशु जी की तरफ से आज ही की एक्सपायरी की 17,850 की कॉल खरीद कर आप चलिए। व्यू अच्छा बन रहा है सर। बिल्कुल, तो चलिए कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला खरीदने की राय। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और आपके लिए तैयारी है सुमित जी की तरफ से। बिल्कुल, सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी।
अरे जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट्स भी डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। तो तेजी का स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 223 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है जील, जी एंटरटेनमेंट। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक नीचे के लेवल से एक रिबाउंड दिखाया है। आज इंटरडे लो से और करीब करीब स्टॉक 3-4 रुपए का रिवर्सल दिखाया है और अब ये स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक 224 के ऊपर सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देगा। 224 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है आज, तो फिर स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बनेगा, जिसके अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 230 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 234 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करें। 230 रुपए से लेके 234 रुपए तक के लेवल 2-3 दिनों के अंदर जी में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें जी एंटरटेनमेंट। बाय कॉल सुमित जी की तरफ से, और वो है जी एंटरटेनमेंट। 230-234 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर रखें नजर। तो चलिए, स्टॉक्स भी अब आपको मोमेंटम में आ रहे हैं। इंडेक्स पर तो आपके लिए कॉल आ ही गया, स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज भी बनते हुए दिख रहे हैं इस समय। और जी पर अभी निचले स्तर से एक अच्छी खरीदारी भी आई है। एबी फैशन, ये भी एक और काउंटर है जहां पर अभी आप खरीदारी का मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। स्टॉक भी ऊपर आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय। बंसल जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा एबी फैशन को भी देखें, डेज हाई पर 2% ऊपर। दीपांशु, यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और यहाँ पर नतीजों के बाद जो सेलिंग शुरू हुई थी दीपांशु, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजों के पहले यहाँ पर अगर नवंबर के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला था 350 रुपए से, तो उसके खत्म होने के संकेत हैं। स्टॉक ने बड़े पैमाने पर 245 रुपए के अराउंड एक बेस बनाया है, तो जिन्होंने ऊपर ले रखा है पहले तो उनको एवरेजिंग की राय है। यहाँ पर फ्रेश डिलीवरी में राय है 245 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है खरीदना चाहिए। पहला पड़ाव 271 से लेकर 273 का जोन है, तो एबी फैशन में खरीदारी की राय है। एबी फैशन में भी खरीदारी की ही राय आपके लिए आ रही है। स्टॉक्स पर रखिए नजर, बढ़िया मूव कुछ काउंटर्स आपको दिखा रहे हैं। ट्रेंड ऑफ कोर्स जो है बढ़िया एक्शन में बना हुआ है, बट एक और काउंटर जहां पर राय लेनी है वो है आपके लिए जुबिलेंट फूड। इसकी भारी पिटाई हुई थी एबी फैशन की तरह, इनफैक्ट एबी फैशन से कुछ ज्यादा ही पिटाई जुबिलेंट फूड की हुई थी। बट कुणाल जी, आज अच्छे मोमेंटम में आ गया, जुबिलेंट फूड अच्छे मूड में भी दिख रहा है, 3% ऊपर। कुछ करना है सर इस चार्ट में? एक पुलबैक आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। 460 रुपए पर मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 457 का भाव है, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के अब ये करीब आ चुका है। 460 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा, तो 460 के ऊपर अगर ये निकल पड़ता है तो मुझे लगता है कि 500 तक का एक बड़ा पुलबैक इसमें मुमकिन है। स्टॉक काफी पिटा हुआ है, लेकिन 460 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय होगी, तो फिलहाल इसको वेट एंड वॉच करेंगे। 460 के ऊपर खरीदारी की राय देंगे। 460 के ऊपर खरीदारी की राय है आपके लिए। जुबिलेंट फूड, इस पर रखिए नजर। एबी फैशन, इस पर भी रखनी है आपको नजर। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों काउंटर्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। दोनों में अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पर कुछ दिन पहले हिमांशु जी की राय भी थी। हिमांशु जी, अच्छा मोमेंटम आ गया है, 300-400 रुपए मूव कर चुका है और आज भी अच्छे मोमेंटम है। जरा बताएं सर, बजाज फाइनेंस अब क्या करना है और अपडेट, फ्रेश लेवल, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? दीप, देखिए, हमने इसको 6000 के लेवल पर आइडेंटिफाई किया था जब इसमें पहला ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन आया था, और वहां से स्टॉक ऑलरेडी रुपए बढ़ चुका है। 6500 पर ना केवल एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, बल्कि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है 5 दिन की लगातार रैली के बाद स्टॉक इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है। तो अगर लोअर लेवल्स पे किसी की खरीदारी की पोजीशन है तो यहाँ पर मुनाफा वसूल करके चलने की सलाह रहेगी। फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पर मुझे नहीं लगता कि ऑप्टिमम रिस्क रिवॉर्ड है। थोड़ा डिप मिलता है वापस से 6300 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और दीप, इन एडिशन टू दिस, हमने सुबह बजाज फिनसर्व में भी कॉल ऑप्शन दिया था जिसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ओके, तो ये राय आपके लिए आती हुई बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक पर। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है बिगुल का चार्ट कॉर्नर, कुणाल जी, राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसको सुबह मैंने पिक ऑफ द डे में भी दिया था। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है, इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर ऑप्शन की भाषा में बोलो तो, टेक्निकल भाषा में बोलो तो अल्फा प्ले लगता है, और टेक्निकली ये स्टॉक 870 875 तक के भाव आजकल में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, चार्ट अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, जिसमें वी की आकृति चार्ट पर बनती है। ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है।
स्टॉप लॉस जो है वो 855 रुपए पर 855 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 875 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 890 रुपए का। तो 875, 890 दो टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय आ रही है इस समय। बढ़िया मोमेंटम इस चार्ट पर दिख रहा है। तो चलिए, आईसीआईसीआई बैंक मूव कर रहा है तो फिर बैंक्स भी आपको मूव करेंगे। बिल्कुल। और आइए, प्रधानमंत्री मोदी संसद में, राज्यसभा में संबोधन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में वो जो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ इसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे
सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में संबोधन करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के सवालों के जवाब वहां पर आते हुए देख रहे हैं और विपक्ष के सवाल किस तरह के वो भी आपने सुने होंगे। एक सुर में नारे लगते हुए दिख रहे हैं विपक्षी सदस्य। इंटरेस्टिंग था। बहुत दिनों बाद हमने, जनरली हमारे आमतौर पर काम नहीं पड़ता संसद में जाने का, लेकिन जब कोई ऐसे कॉर्पोरेट मुद्दे हो तो हमने सोचा कि क्या कुछ चल रहा है संसद में, जाकर देखा जाए। तो ये सिचुएशन है इस वक्त संसद में आपके सामने। बाजार की सिचुएशन ठीक है, 17,900 पर निफ्टी है इस वक्त और आप देख सकते हैं मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों की तरफ है। बैंक निफ्टी हरे और लाल निशान के बीच में झूलता हुआ आपको नजर आएगा। नए जमाने की कंपनियां हैं फोकस में। जोमेटो, इस पर करते हैं फोकस। आने वाले हैं नतीजे, आज कैसे रहेंगे नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, अनुमान बता रही है नूपुर, बताएं। बिल्कुल सर, अनुमान है कि जो लॉस होंगे वो डबल हो सकते हैं इस बार, तो नतीजे इतने कुछ खास नहीं रहेंगे। हालांकि जो कंपनी की आय है वो डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है, 10% की ग्रोथ वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जिस हिसाब से मैं आपको आंकड़ा बता देती हूँ, आय करीबन 1831 करोड़ के आसपास आ सकती है, 10% की ग्रोथ का अनुमान है यहाँ पर। जो कामकाजी लेवल पे लॉसेस होंगे वो 311 करोड़ के थे पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में अनुमान है कि 400 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। जो नेट लॉस होगा वो भी 380 करोड़ के पास इस बार आ सकता है। जिस हिसाब से कंज्यूमर स्पेंडिंग और जोमेटो ने अपनी प्रो मेंबरशिप प्रोग्राम बंद की है तो उसका असर इस क्वार्टर में दिखेगा। साथ ही साथ एक ही पॉजिटिव चीज है यहाँ पे, जो कंपनी का फूड डिलीवरी बिजनेस है वहां से एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है। ब्लिंकिट का कंसोलिडेशन जो पूरा हो चुका है वो अब फाइनेंशियल्स में दिखेगा, जिसके चलते जो लॉसेज है वो पिछले क्वार्टर से डबल होते नजर आएंगे। फूड डिलीवरी की बात करें तो वहां पे मुनाफे में सुधार की इस बार उम्मीद है। जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है फूड डिलीवरी में वहां से 1 से 2% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ आ सकती है। मार्जिन्स की बात करें कंट्रीब्यूशन लेवल पे फूड डिलीवरी बिजनेस में तो 4.5 से 5% इस बार हो सकते हैं। ब्लिंकिट में भी एक्सपेक्टेशन है कि 11.5% से बढ़कर जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू GOV वो बढ़कर पिछले क्वार्टर से आ सकती है। मैनेजमेंट कमेंट्री पेटीएम की तरह यहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिस हिसाब से उनका पेटीएम ने फोकस किया था कि टारगेट दिया था कब वो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री एडजस्टेड एबिटा लेवल पे जो एक्स ऑफ ब्लैंकेट है जोमेटो बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जोमेटो को, वो कब पॉजिटिव होता है उस पर जो भी कमेंट्री आएगी वो पॉजिटिव रहने वाली है। साथ ही साथ ग्रोथ ट्रेंड्स को लेकर MTU हो या फिर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हो, इन सब पे जो भी मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नंबर्स में लॉस इस बार डबल होके आ सकता है, लॉस डबल होके आ सकता है, इस पर रखिए नजर। हालांकि ट्वीट दीपेंद्र गोयल साहब की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर थी रिसेंटली, बट चलिए उस पर रहेगा फोकस। तब तक हिंडाल्को के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं और मैं आपके लिए नंबर्स पुल अप कर देता हूं। कुणाल जी तब तक आप चार्ट भी एक बार देख लें सर। आय 50,272 करोड़ से बढ़कर 53,150 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। हमारे अनुमान से काफी बेहतर है क्योंकि हमने सपाट आय का अनुमान लगाया था, तो अनुमान को तो क्लियरली आय ने बीट किया है। लगभग 2,900 करोड़ से आय ने बीट करते हुए दिखा है, तो अच्छा आंकड़ा आय की तरफ से आया। रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़िया रही है इनकी। मुनाफा ये कम होकर आया, 3,675 करोड़ से गिरकर 1,360 करोड़ का है। हमने मुनाफे में गिरावट का अनुमान लगाया था, बट अनुमान से काफी ज्यादा मुनाफा गिरकर आया है क्योंकि हमारा अनुमान था 1,962 करोड़ का। उसके सामने आपके लिए 1,350 करोड़ 1,360 करोड़ का जो मुनाफे का आंकड़ा आया है वो बेहद डिसअपॉइंटिंग है।
तो मुनाफा उतना अच्छा नहीं है, बट आय का आंकड़ा बेहद जबरदस्त है जहां तक हिंडाल्को की बात है। देखना पड़ेगा ऑपरेशनली कैसी रही है इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि हम कामकाजी मुनाफे में 30% की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं और ओवरऑल मार्जिन भी 15% से घटकर 10% आने का हमारा अनुमान लगा हुआ है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े इनके आते हुए दिख रहे हैं जहां तक हिंडाल्को का सवाल है। बट ऑपरेशनली अगर आप नजर रखें तो हिंडाल्को पर आपको करना चाहिए फोकस। कामकाजी तौर पर भी थोड़ा प्रेशर इस पर बन सकता है और स्टॉक भी अब रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। डेज लो पर आया है हिंडाल्को का काउंटर। आइए तब तक जब तक ऑपरेशनल नंबर्स आते हैं तब तक मैं आपको IRCTC की भी बात बता देता हूं, क्योंकि उसके भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। IRCTC की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मुनाफा 540 करोड़ से बढ़कर, माफ कीजिएगा, IRCTC का मैं नंबर आपके सामने फिर से डालता हूँ किस तरह का आंकड़ा आते हुए दिखा है। आई थिंक 540 करोड़ से बढ़कर 863 करोड़ का आय का आंकड़ा आया है, वो आप ध्यान रखिएगा। और मुनाफा यहाँ पर आपका 208 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल बेसिस पर मुनाफा थोड़ा अनुमान से बेहतर है। हमने 244 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था, उसके सामने आपका 256 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो हल्का अनुमान से बेहतर ही है IRCTC का आंकड़ा। कुणाल जी एक बार जरा हिंडाल्को की बात कर दें और सुमित जी आप IRCTC का चार्ट देख लें, तब तक ऑपरेशनल नंबर्स भी निकालते हैं इनके। कुणाल जी हिंडाल्को कमजोर चार्ट है दीपांशु, कई दिनों से हिंडाल्को बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट है 430 के आसपास जो मुझे नहीं लगता वायलेट होगा। तो मेरी राय में इन स्तरों पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। स्टॉक अगर 445 के ऊपर निकलता है तब खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करें और जिनके पास पोजीशन है 430 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। सुमित जी IRCTC सर। दीपांशु IRCTC धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखा रहा है। पिछले 4 दिनों से स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है। IRCTC 650 का लेवल तोड़ने के बाद, क्लोजिंग मिलने के बाद एक मोमेंटम बनेगा और उसके बाद IRCTC के अंदर 7 से 8% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 650 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर ऊपर में 680 रुपए से लेके 700 रुपए तक के लेवल IRCTC में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 630 635 के पास है, तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड कर सकते हैं और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो 650 के ऊपर करें। 650 के ऊपर फ्रेश खरीदारी होगी। कामकाजी तौर पर भी IRCTC यहां पर अगर आप देखें कामकाजी मुनाफा 16.7%, 16% बढ़कर आया। बेसिकली 325 करोड़ का यहां पर आपने कामकाजी मुनाफा आते हुए देखा है IRCTC के लिए। हमने अनुमान लगाया था यहां पर 322 करोड़ का, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक आए हैं। मार्जिन इनके 35-35.5% के आए हैं। हमने अनुमान यहां पर लगाया था करीब 37% का, तो थोड़ा अनुमान से कमजोर है मार्जिन, बट ओवरऑल बेसिस पर आप ठीक ठाक नंबर्स मानेंगे IRCTC के। थोड़ा हिंडाल्को उतार चढ़ाव वाला है सर, IRCTC तो इनलाइन ही आपको आते हुए दिख रहा है और स्टॉक पर भी थोड़ा बड़ा रिएक्शन IRCTC पर दिख रहा है हिंडाल्को के मुकाबले इस समय। तो ये दोनों नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर रहने चाहिए। आई थिंक जैन साहब भी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार बात कर लेते हैं जैन साहब से। जैन साहब IRCTC के नंबर्स अभी अभी थोड़े फर्स्ट कट आ रहे हैं, अनुमान मुताबिक ही है, थोड़ा मार्जिन अनुमान से कम है, 51.7% से घटकर 35.5% के मार्जिन से। हालांकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे हैं। मेरे हिसाब से देखिए पिछले 2-3-4 क्वार्टर से इनके मार्जिन्स में डिप आ ही रहा है और मार्जिन्स कोई ज्यादा बढ़िया नहीं आ रहे, और एक ई-कॉम कंपनी और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, वहां पे ये अगर मार्जिन्स कम आते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है और उसके हिसाब से वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते हैं। जस्ट दैट की स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, सारी काफी चीजें प्राइस गिना और अब धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे आएगा कि नीचे एक सपोर्ट बन रहा है इसका 600 रुपए का सपोर्ट। बट स्टिल मेरी राय पहले भी बाई की नहीं थी, मैं अभी भी बहुत ज्यादा मैं एग्रेसिवली बाई करने की राय नहीं देता हूं। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बस रिजल्ट्स ठीक ठाक ही बोलूंगा, बट मार्जिन्स पे प्रेशर जो है और जो कंटिन्यूअसली 2-3-4 क्वार्टर से आ रहा है, विच इज नॉट वेरी एक्साइटिंग एंड नॉट वेरी एनकरेजिंग ऑल्सो। तो ये है आपके लिए IRCTC जिस पर रखनी है नजर, और हिंडाल्को दोनों के नंबर साथ में ही आपको आते हुए दिखे और स्टॉक का रिएक्शन भी साथ में ही बनते हुए दिख रहा है। ओके, कुछ और काउंटर्स पर भी फोकस किया जाए क्योंकि मूव आपको आती हुई दिख रही है इस समय। आज थोड़ा सीमेंट काउंटर्स वीक दिख रहे हैं, इस स्पेस पर रखिएगा नजर, बट अच्छी मूव डेल्टा में आती हुई दिख रही है। डेल्टा कल भी थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहा था, आज भी थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहा है। हिमांशु जी, सस्टेनेबल लग रही है डेल्टा की मूव? कल भी आप इसके बारे में बात कर रहे थे। दीप बिल्कुल, इसको कल हमने क्लोजिंग सेशन में BTS रिकमेंड किया था और मुझे लगता है कि बिल्कुल देखिए डेल्टा का चार्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि
मल्टीपल अटेम्प्ट्स ये स्टॉक 190 के आसपास सपोर्ट तोड़ने को करता है, लेकिन हर बार 190 के लेवल से सपोर्ट लेकर वापस घूम जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिसी के पहले इसने सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद वापस से सपोर्ट को रिकॉन्कर कर लिया था। मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 203-205 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर इसका पिछला ट्रेंड देखा जाए तो 190 और 215-220 का एक बड़ा ब्रॉडर एक रेंज है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है। जब तक 190 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज नहीं होता तो मुझे लगता है ये रेंज वापस से पैन आउट होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉपर आए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म क्विक्स। सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। दो स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। जी सर बताएं। पहला अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो अभी 368 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है जो मेनली डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस इस तरह के सेगमेंट में काम करती है, और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी, रिटेल, BFSI सेक्टर को कैटर करती है, फिर अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट है, और 30 ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में है, जिनमें एडोब है, उबर है, 7-Eleven है, इस तरह की कंपनीज के लिए काम करती है। दमदार फंडामेंटल्स है, और अभी दिसंबर तिमाही के नतीजे आए रिसेंटली, इसके बहुत ही अच्छे नतीजे थे। 37 करोड़ का पैट था जो पिछले साल 21 करोड़ का पैट था, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 25 करोड़ के सामने 37 करोड़ का पैट था। बाकी इस कंपनी के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है अनिल जी, ये भारत का आज तक का सबसे ज्यादा टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड IPO था। 1-1.5 साल पहले इसका IPO आया था, और IPO 326 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, मतलब 600 करोड़ के IPO को 2 लाख करोड़ की बिड्स मिली। तो इस तरह की कंपनियां मुझे लगता है अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 385 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 360 रुपए का स्टॉप लॉस। लेटेंट व्यू ये है अब तक का सबसे ज्यादा भरने वाला IPO। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 370 पर सेठी साहब की तरफ से। आइए सेठी साहब से जानते हैं उनकी पसंद का दूसरा शेयर। बताएं सर। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है एक डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है नेल्को, NELCO, नॉट नाल्को। ये कंपनी सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है। इसके अलावा बैंक्स के ATMs और बैंक्स के ब्रांचेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, फिर आपके ऑयल, एनर्जी और गैस इंडस्ट्रीज को भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसमें टाटा पावर अराउंड 50% स्टेक ओन करती है। बाकी हाल ही में इस कंपनी ने इंटेलसेट नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया। तो ये भारत में भी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, चाहे टेलीफोन्स है या आपके डेटा है, इंटरनेट सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है इस कंपनी के। अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, जबरदस्त ऑर्डर बुक, और सरकार का जिस हिसाब से मेक इन इंडिया पे, डिफेंस के पे फोकस है, इस तरह की कंपनी अच्छा करेगी। और इसमें MIT का भी अराउंड 2.96% स्टेक है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 640 का टारगेट है, 605 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए नेल्को, जहां पर आप खरीदारी करें 640 का टारगेट, और साथ ही लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जहां पर आपको खरीदारी करनी है 385 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दोनों कॉल्स देने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स सर 200 पॉइंट का उछाल, बढ़िया मूड में है। नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट का उछाल, तो जो कल की गिरावट थी वो एक तरह से एक एबरेशन ही मान ली जाए कि एक रिएक्शन कल आ गया जो आना था बाजार में, बट अदरवाइज तो अमेरिकी फ्यूचर्स बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। यूरोप में देखिए सर आधे से 1% की तेजी है। कच्चा तेल ऑफकोर्स लगातार ऊपर जा रहा है, आज भी आप थोड़ा ऊपर देखेंगे। रुपया भी वीक हो गया है, 12 पैसे मजबूत था, अब 2 पैसे कमजोर हो गया, तो थोड़ा रुपए पर प्रेशर बन रहा है। बट बाकी ग्लोबल संकेत जो आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में दिख रही हैं। क्या करना है सर हमें? दीप, व्यू तो तेजी की तरफ ही है और बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और ग्लोबल सपोर्ट आपको मिल रहा है। FIs की बिकवाली का प्रेशर वायदा कारोबार में कम हुआ है और बाजार कुछ अच्छे लेवल के ऊपर बंद होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, और वो है 17,900 के आसपास का, राइट। तो यहाँ पर क्लोजिंग होने की तैयारी होती हुई दिख रही। तो आई थिंक अगर आज एक क्लोजिंग 17,900 के ऊपर मिलती है तो वो बहुत बढ़िया कही जाएगी, नहीं तो भी लगातार दूसरा दिन होगा आप 17,850 के ऊपर बंद देने की कोशिश करेंगे, वो भी ठीक है। अब आइए सपोर्ट का है 17,800, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां से आप 90 पॉइंट ऊपर है।
1,77,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर पुट में हाईएस्ट है, इसलिए 17,800 आसानी से टूटेगा नहीं। उससे पहले 17,850 आपके लिए कश्मकश वाला लेवल हो गया, और इस बात की भी पूरी संभावना डेटा को देखकर बन रही है कि शायद आप 17,850 के नीचे बंद ना हो। हाँ, यानी कि 40 पॉइंट की रिस्क की क्लोजिंग। कैसे? 17,850 के पुट पर 94 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 1,07,00,000 शेयर है, और आप उससे पिछले आधा घंटे से उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे से। सो जाहिर सी बात है कि जो लेट रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स को देखकर, वो 17,850 के ऊपर की क्लोजिंग देने को तैयार है। ऐसे में जिस किसी ने भी 17,850 का पुट बेचा हुआ है, कॉल बेचा हुआ है, वो आखिर में अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करना ही चाहेगा। 17,900 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, क्योंकि 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां भी बराबर है। 17,800, 17,900 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 17,850 बीचों बीच का लेवल। ज्यादा संभावना है 850 से 900 के बीच की आपकी एक्सपायरी की, ये ज्यादा जगह दिख रही है। अगर 3 बजे तक आप 17,900 के ऊपर निकल कर टिक गए तो फिर आपको बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिल सकती है, फिर 50-75 पॉइंट के लिए रास्ता खुल जाता है। फिलहाल डाटा ये कह रहे हैं कि शायद 17,900 के ऊपर निकला थोड़ा सा मुश्किल काम है, असंभव नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि 2.25 करोड़ शेयर वहां खड़े हैं। तो थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए डाउ से या 200 पॉइंट। अच्छा चलो वहां से थोड़ा बैंक निफ्टी से दिला दो, हाँ, कहीं से तो दिलाओ, या बैंक निफ्टी से दिला दो, क्योंकि वजह यह है कि बैंक निफ्टी भी 41,500 के आसपास अटका पड़ा है। 1 करोड़ शेयर हैं बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, 41,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो वहां पर तो 41,400 से 41,600 बैंक निफ्टी पर सप्लाई जोन आ रहा है, और 41,300 से 41,200 की रेंज में खरीदारी की जगह आ रही है। 41,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आज का हाई पार करें, 41,650 के पार निकले, तो बैंक निफ्टी मजबूत शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। ऐसे में निफ्टी भी 17,975 तक जा सकता है। तो 3 बजे तक इन 2 बड़े लेवल को पार कर लेने दीजिए, 17,900 के ऊपर टिकना और बैंक निफ्टी में 41,650 के ऊपर टिकना, ये 2 जरूरी है और अच्छी शॉर्ट। सर आप माइलस्टोन बढ़ा रहे हैं, कल 41,500 कह रहे थे, आज 41,650 कर दिया। रोज बढ़ानी चाहिए ना, कम थोड़ी करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। हाँ। तो वो है ही है एक्चुअली, जैसे जैसे लेवल निकल कर आ रहे हैं वो बन रहा है। हाँ, बट अच्छी बात ये है दी, दोनों में आप देखें तो नीचे की रिस्क कम हो रही है आपके लिए, वो बढ़िया संकेत है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि नीचे इतना ही जा सकते हैं, एक आपका नीचे का रिस्क 17,700 का बनता है और एक 17,800 का बनता है, दोनों में बड़ा फर्क है ना। एक 2.25 पॉइंट नीचे का रिस्क बने, एक सिर्फ 75 पॉइंट नीचे का रिस्क बने, तो रिस्क आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है, वो एक अच्छा संकेत है। ठीक है सर, तो चलिए रिस्क ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, ये अच्छा संकेत है। बाजार भी इससे आपको खुशी होती है। एक और स्टॉक है जिसका डिस्कस करना चाहिए। 2 स्टॉक है एक्चुअली, 2 बात करनी है। अच्छा, आपसे 2 स्टॉक्स की, एक तो पेटीएम जी चौथे दिन ऊपर है, ठीक है, आज भी 7-7.25% ऊपर आते हैं। आज सुबह एक बार के लिए सुस्त दिखा था, आपने कहा था यहाँ पर आनी चाहिए बाइंग। जब से आइडेंटिफाई करा है पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग से अब तक 35% की तेजी इसमें बन चुकी है। माय गॉड, 35%। अब लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्यों बोल रहे थे 3 दिन से। कई सारे लोग दुखी होकर कह रहे कि आप लोगों को फंसवा देंगे, मरवा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। मतलब आईपीओ के वक्त हम ही थे, बोल रहे थे नहीं लगाना है, नहीं लगाना, क्योंकि कई बार होता है, ठीक है, हर बार हम सही नहीं जाते हैं, गलत भी हो जाते, लेकिन जो चीजें बदल रही है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री, अगर उसको आप ध्यान से सुनते तो आप भी ये डिसीजन लेते जो हमने लिया है। तो आई थिंक ठीक है, जिसके पास है रखें। अब फ्रेश खरीदारी के लिए लेट हो चुके हैं, अब लेट हो चुका है। अपना टारगेट 800 और 1000 रुपए का है, वो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए तो बढ़िया एक्शन हो गया। आप जब मर्जी आए तब प्रॉफिट बुक करिए। इन्वेस्टर्स के लिए है तो आपको 800 और 1000 ₹2 के दो टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये पेटीएम हो गया। और कौन सा? इंडसइंड बैंक, अनिल जी, ये मंडे को हमारी बात हुई थी। राइट, हमारा 1120, 1120, 1140, 1150 के टारगेट्स पहले आ गए थे। छोटे रहे। 1165 के हाई पर है इस समय। पोजिशनली आपने 1180, 1200 की बात करी, तो वो पोजिशनल लेवल्स अभी भी? हाँ, 1180 का टारगेट अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं एक राय जरूर दूंगा दीप, वो ये कि अगर आपके पास है 50% प्रॉफिट अभी बुक करिए, अब कर लिया 50% बुक करिए और बाकी के लिए आराम से होल्ड करिए। आजकल मार्केट ऐसा हो गया ना, कई बार लोग सोचते हैं कि आज के 2000 मतलब आज ही लेवल आ जाएगा। आजकल वैसा होता नहीं है। हाँ, क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है, आराम से स्टॉक धीरे धीरे चलता है। बढ़िया चीज है कि पोस्ट रिजल्ट जब आप खरीदते हैं तो आपके लिए रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, रिजल्ट वाली। सो आई थिंक ठीक है, आप 50% बुक करिए, 50% 1180, 1200 की रेंज के लिए आप लोग रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1140 का।
1140। हाँ, ठीक। थोड़ा दूर है जो लेकिन पहला टारगेट था अब स्टॉप लॉस हो गया। वहाँ रखिए, डन। ठीक है, तो अगर आप चाहें थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए, अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पर आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर अब स्टॉप लॉसेस आप मूव कर दीजिए, प्रोटेक्ट प्रॉफिट एक आपका बन जाएगा वहाँ पर। ओके, तो यहाँ आपके लिए स्टॉक्स जहाँ पर मूव आ रही है। आइए नतीजों करते हैं फोकस। बाय द वे, बात करते करते बैंक निफ्टी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है 41,540 के लेवल पर इस समय। बात करते हैं कुछ नतीजों की। यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसके आने वाले हैं नतीजे। आशीष से जानते हैं क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, मेरे पास है सामने अनुमान। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल माना जा रहा है कि टॉप लाइन में करीब करीब 4% का इजाफा जो है आपको देखने को मिल सकता है। जो कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 10% की ग्रोथ रहेगी, यानी करीब करीब 174 करोड़ से बढ़कर जो है इनका कामकाजी मुनाफा हो जाएगा 191 करोड़। और अच्छी बात है कि काफ़ी तिमाहियों के बाद मार्जिन में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक बढ़त जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है। 11% से बढ़कर करीब करीब 12% हो जाएंगे। और मुनाफे की भी बात करें तो 24% की ग्रोथ है। 91 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। वॉल्यूम्स के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स ठीक ठाक लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। नतीजे नॉल अच्छे आएंगे, तो नतीजे अच्छे आने वाले हैं, ये अच्छी बात हो रही है। देखते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज कैसी परफॉर्मेंस रहती है। स्टॉक ने वैसे कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, एकदम एक छोटी सी रेंज में अटका हुआ है और उस रेंज से बाहर जाने की भी कोई संभावना नहीं है। बागले साहब एक बार चार्ट देखेंगे सर यूनाइटेड ब्रूअरीज की, आज भी थोड़ा प्रेशर में। नीचे में अगर 1530 ब्रेक करता है तो फिर बड़ी वीकनेस होगी, मतलब ये 1450 1440 तक भी जा सकता है, लेकिन वो होते हुए भी मुझे नहीं दिखता है। 1530 भी ब्रेक नहीं होगा। सो 1530 1580 ये रेंज होगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज, जिस पर आए रिजल्ट आने वाले। रिजल्ट के पहले थोड़ा कमजोर आपको नजर आएगा ये स्टॉक। बढ़िया है, थोड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। चैटबॉट की लड़ाई अब दिलचस्प होती दिख रही है। चैटबॉट की लड़ाई, वो मतलब आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना कि कैसे चैट जीपीटी में क्या कुछ नहीं होता। अब इस लड़ाई में दो दिग्गज कूदे, एक गूगल और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट। पहले सबसे पहले चैट जीपीटी शुरू किया था एलोन मस्क साहब ने। हाँ, मतलब फंड किया था उन्होंने। फंड किया था। हाँ, उनके साथ आगे माइक्रोसॉफ्ट वाले आ गए। अब गूगल ने कल बार्ड ये शुरू किया। तो क्या हो रहा है इस पूरे स्पेस में, क्या एक्शन है, किस तरह की लड़ाई, किस तरह के दिग्गजों का दाव लगा है, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सर, हमारी टीम ने इसका नाम दिया था बार्ड ने किया बर्बाद, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। बार्ड ने किया बर्बाद, बर्बाद वेरी गुड। क्योंकि एक गलती की वजह से, इस चैटबॉट की वजह से, सिर्फ एक ही गलती किया। अभी नया लॉन्च किया, वो गलती लॉन्च हुआ है। नहीं लॉन्च करते तो गलती नहीं होती है। एक सवाल पूछा सर, गलत जवाब दे दिया। अच्छा। और गूगल के मार्केट कैप में करीब करीब 8 लाख करोड़ की गिरावट आ गई। अब तक का सबसे महंगा प्रश्न क्या था ये सवाल? सर, ये सवाल भी बड़ा कॉम्प्लेक्स था। सवाल ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिसने अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर से एक पिक्चर ली है, कौन सी ऐसी सैटेलाइट है? अच्छा, हाँ, तो ये सवाल का जवाब इसने दिया कि एक नासा की है, जेम्स वेब करके स्पेस टेलीस्कोप। ये गूगल के बार्ड ने जवाब दिया, लेकिन जवाब था बिल्कुल गलत। सही जवाब था कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है, जो एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, इसके माध्यम से एक तस्वीर ली गई है। तो ये सही जवाब था। ये रॉयटर्स ने हाईलाइट करके बताया कि आपने ये जो बनाया एल्गो, ये बिल्कुल बकवास है, काम नहीं कर रहा, गलत जवाब दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसकी वजह से स्टॉक न्याय नहीं है। इतने मुश्किल सवाल में भी बिल्कुल भी मतलब छूट ही नहीं है। दिस इज टू मच। सवाल समझने में सर 2-3 मिनट लग गए मुझे। क्या बात कर रहे हो? यस, 2-3 मिनट लगे? हाँ सर, समझना पड़ेगा समझने में। हाँ, थोड़ा तो। यू आर शार्प, जीनियस। बंसल जी, अगर ये सवाल आशीष 3 मिनट में समझ गए तो क्या इन्हें जीनियस माना जाए? अनिल जी 3 मिनट में समझ गए तो जीनियस ही मानना चाहिए अनिल जी। लेकिन मेरा अनिल जी एक सही में अनिल जी एक आउट ऑफ द बॉक्स सीरियस सवाल है। ओह माय गॉड, इसको लाइटली मत लीजिएगा अनिल जी। ओवर टू यू आशीष जी। जी पूछिए। नहीं अनिल जी, सवाल सिर्फ आपसे। अनिल जी, आशीष का तो वो लेवल ही नहीं अनिल जी, वो तो सिंगर है अभी। हाँ, अच्छा, ओह वैसा वाला है जी। ओवर टू यू कुणाल जी, पूछिए। देखिए अनिल जी,
देखिए अनिल जी, ये इतने बड़े बड़े चैट जीपीटी और ये सब निकाल रहे हैं अनिल जी, इससे अनिल जी कुछ नहीं होने वाला। अनिल जी कोई कंपनी जर्मनी की, हिंदुस्तान की, स्विट्जरलैंड की अनिल जी ऐसा डिश वॉशर निकाले जिसमें अनिल जी जितने भी डिश वॉशर आते हैं उसमें बर्तन डालने और निकालने में इतनी मेहनत होती है कि कोई कुशल व्यक्ति हो, हिंदुस्तानी कुशल व्यक्ति, तो इतने में तो अनिल जी वो साफ ऐसे ही कर लेगा। अनिल जी कोई ऐसा डिश वॉशर निकाले जिसमें बस ऐसे रॉ रखे और अनिल जी काम हो जाए। ये चैट जीपीटी और ये सब चीजें हमारे काम की नहीं अनिल जी, ये तो विद्यार्थी लेवल के लोगों की काम की जो पढ़ाई कर रहे हैं अनिल जी, हम लोगों के यूजफुल नहीं अनिल जी ये सब चीजें। ये करेगा कौन? सवाल तो आपका ठीक है, करेगा कौन? अनिल जी करेगा क्या? मतलब ये चीज ऐसी हो जाए कि आदमी को सोचना ना पड़े कि कौन करेगा, सेठ जी क्या कर दे। क्या अनिल जी पैसा पड़ता है, उसको डालो निकालो अनिल जी, काफी कॉम्प्लेक्स है अनिल जी। ये काम सेठ जी को दिया जाए। हाँ। मैं आपकी वैसा समझ सकता हूँ, मैं आपका दुख दर्द फील तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी कभी ऐसा किया नहीं लेकिन मेरी सहानुभूति संवेदनाएं आपके साथ है। तो सेठ जी साहब को ये काम दिया जाएगा और उसके बाद उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। अरे अपनी बात तो आगे रहेगी, थोड़ी सी बात रहेगी। हाँ, थोड़ी सी हुई, बाकी तो रहेगी। मेन कहानी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सर माइक्रोसॉफ्ट हो गया बहुत इसमें अग्रेसिव। देखिए स्टॉक में जब जैसे ही गूगल के स्टॉक में गिरावट आई 9% लुढ़क गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो है स्टॉक 3% चढ़ गया। देखिए अब कुछ नया नहीं है, सबको पता है कि चैट जीपीटी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिलहाल एआई चैटबॉट है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने काफी बड़ा डेवलपमेंट किया। लेकिन सर खास बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सर्च प्लेटफॉर्म है बिंग, सर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपने कभी बिंग का इस्तेमाल किया? मैं खुलते ही बंद कर देता हूँ। बिंग नहीं, कभी नहीं किया। खुल भी जाता है अगर कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो उस पर गूगल ही सर्च करते हैं। ये अब काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसके अंदर अब चैट जीपीटी पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये गूगल के लिए बहुत बड़ी टक्कर है और इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कह भी रहे हैं कि अब जो रेस है इसकी पूरी तरीके से शुरुआत हो गई है और इस रेस में लीड भी कर रहे हैं कि अपने जो सर्च इंजन है इसमें उन्होंने एआई ड्रिवन जो चैटबॉट है चैट जीपीटी, इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट कर रहा है और इसकी वजह से देखिए स्टॉक चल गया 3% और गूगल का स्टॉक लग गया 9%। गूगल 9% घटा और माइक्रोसॉफ्ट 3% बढ़ गया। ओके, वाह क्या बात है, गजब की रिक्स है। लेकिन ये तो एक सवाल में इतना, बाकी तो ठीक चल रहा है ना? बाकी ठीक चल रहा है सर, लेकिन ये पहला सवाल था, लोगों ने उठाया, रॉयटर्स ने सवाल भी पहला यही था क्या? मतलब पहला एग्जैक्टली पहला नहीं, लेकिन नए लॉन्च के बाद कभी ऐसा गूगल को ये नहीं लगा कि इस तरह के सवालों में विदेशी हाथ है? हिंदुस्तान में होता तो बोल देते हैं इसके पीछे विदेशी ताकते हैं। नहीं होता? हमारे 100% हो जाता है, लेकिन पता नहीं वहां पे अमेरिका में ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते। लेकिन यार इतना मुश्किल सवाल में, जैन साहब आपको नहीं लगता इतना मुश्किल सवाल में थोड़ा तो मतलब देना चाहिए ना यार? एक आध गलत हो गया तो ऐसा थोड़ी है। सही है, मैं भी यही सोचा था अनिल जी, आपकी तो सहानुभूति तो सही है, ऐसे थोड़ी ना होता है एक सवाल गलत और ऐसे इतने करोड़ों का मतलब अरबों का घाटा हो जाए। बट एनीवेज टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं फॉल्ट है और कई सवालों में ये हो सकता है, तो इसीलिए मार्केट ने पनिश किया। बट यस, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव फॉर माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट देखिए किस तरीके से बढ़ा भी और प्लस उनका बिंग के साथ अगर इसको मूव कर देते हैं तो गजब ही हो जाएगा। तो बाकी देखिए, बट ऐसा ठीक है गूगल टूटा है, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से और कोई गिरावट आएगी। बट यस, पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा हेवी हो गया। और आपने जो कहा अनिल जी, वो विदेशी ताकतों का हाथ है, तो देखते हैं ऐसा वो लोग बोलते कि नहीं है। सर हम तो जो देखे सीखे वही बता दिया एक्चुअली। आइए बढ़ते आगे, श्रीकांत जी का करता है स्वागत बिगुल के साथ BTS डबल टी। श्रीकांत जी फरमाएं सर। श्रीकांत जी अनम्यूट करें, अब आपकी सुनने के बाद अब बोलने की बारी आ चुकी है। श्रीकांत जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है जरा। हाँ अब जी सर, अब शुरुआत करें। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे मैंने सवाल अभी पूछा, बताइए श्रीकांत जी कौन सा स्टॉक, और जो आपने पहले बोला वो भूल जाइए, शुरू से वापस बोलिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप सबको। हाँ ये एकदम परफेक्ट, ये ही करना चाहिए था। हमने पहले आपको गुड आफ्टरनून भी सुना नहीं था, तो श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून बताएं सर। वैसे अगर मार्केट देखें तो मार्केट अभी भी इसी रेंज के अंदर है, लेकिन एक अच्छी बात यह है
कि कई सारे बैंक स्टॉक्स में एक अच्छी एक्टिविटी देखने मिल रही है और यहाँ पे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है कि जिससे लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनने की कोशिश हो रही है और अगर यहाँ से स्टॉक चलता है तो कम से कम 177 से लेकर 180 183 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 166 के करीब का। 166 का स्टॉप लॉस बीओबी में करें खरीदारी। बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी, आज की एक्सपायरी की 17,850 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 38 में मिल रही है। 17,850 की कॉल ऑप्शन जिसके स्टॉप लॉस होंगे 18 रुपए के और अभी ये प्राइस है 38, यानी 20 रुपए का रिस्क है और क्लोजिंग में इसके टारगेट हो सकते हैं करीब 60 से 65 रुपए के आसपास। तो हम ये 17,850 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं आज के लिए। ओके, आज ही की एक्सपायरी वाली आज ही के लिए 17,850 का कॉल ऑप्शन, ये खरीदारी करने का है। इन द मनी कॉल ऑप्शन है आपके लिए मिल रही है 38 रुपए में और 18 रुपए का स्टॉप लॉस 60 से 65 की टारगेट के लिए करनी है आपको ये खरीदारी। ये राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से आती है। चलिए तो रखेंगे नजर, नितिन जी की कॉल आ रही है आज ही की एक्सपायरी, इस पर रखें आप नजर। बाय द वे थोड़ा मूवमेंट आपको आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी दिख रहा है। HDFC लाइफ आज अच्छे मूव में आया, जरा इस काउंटर को अपने रेडार पर रखें। कुछ तो एक्शन यहाँ पर आज बन रहा है और मूव भी इस पर बढ़िया आपको आती हुई दिख रही है। L&T टेक इस पर एक अच्छा मूव बन रहा है, करीब 0.25% ऊपर L&T टेक आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज कुणाल जी की पिक ऑफ द डे भी यही काउंटर था। कुणाल जी अच्छे मोमेंटम में पिक ऑफ द डे, इनफैक्ट 3600 3700 के टारगेट दिए थे, आज का हाई भी 3630 का बनाया, तो पहला टारगेट हिट हो गया, तो उसकी भी बधाई सर। अब बताएं क्या करना है सर L&T टेक में। देखिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए दीपांशु। मुझे लगता है कि अभी भी आईटी स्टॉक्स में ही आपको सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और चार्ट भी वही सबसे मजबूत दिख रहे हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो मुझे लगता है 3750 अब इसके लिए एक रिवाइज टारगेट होना चाहिए। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करके चले। एक संशोधित स्टॉप लॉस अब 3590 पर रख ले। मुझे लगता है कि 3750 की ओर ये स्टॉक अग्रसर है। तो L&T टेक कुणाल जी का पहला टारगेट हिट, अभी भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा अपना स्टॉप लॉस जरूर आप ट्रेल करके चलें इसमें। बट इंश्योरेंस स्टॉक्स के बारे में एक बार जरा बात की जाए। वागले साहब, HDFC लाइफ देखें सर 2% ऊपर, कुछ तो चल रहा है इसमें, कोई नियर टर्म लेवल्स या नियर टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है इसमें? दीपांशु, इतने बड़े फॉल के बाद, बजट के बाद जो हुआ उसका ये बाउंस बैक है। डेफिनेटली 519 पे मुझे लगता है ये 535 540 तक बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस एज ए ट्रेडर बैठेगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा स्टॉप लॉस रखना होगा। 500 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। 535 540 पे वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 535 540 पे वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो शॉर्ट करना है, बट इन लेवल्स पर शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा और इसको ऊपर जाने दीजिए और फिर शॉर्टिंग का मौका ढूंढिए। ये है राय HDFC लाइफ। SBI लाइफ भी बाय द वे आज आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, तो ये दोनों काउंटर्स आपको तेजी में आ रहे हैं। बाय द वे आज सुबह हम बात कर रहे थे न्यू एज स्टॉक्स की। पेटीएम तो मूव कर ही रहा है, जोमेटो भी मूव कर रहा है, नाइका की हमने सुबह बात करी थी, पीबी फिनटेक भी उसमें एक बार ऐड कर लेते हैं। 4% ऊपर आपको पीबी फिनटेक इस समय दिखेगा। एग्जैक्टली 500 का लेवल इसने क्रॉस किया है। सुमित जी जरा पीबी फिनटेक देखें सर, ये अच्छी मूव दिखा रहा है, आज 515 का हाई बनाया था, फिलहाल 500 पे। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर बाउंस बैक मूव तो आ रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। स्टॉक के अंदर पिछले 7 दिनों के अंदर लोअर लेवल से 100 से 110 रुपए का मूव देखने को मिल चुका है। अब इसके अंदर फ्रेश खरीदारी यहाँ पे बनती नहीं है। फ्रेश खरीदारी स्टॉक के अंदर बनेगी जब 505 510 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटता नहीं है तब तक वेट एंड वॉच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 485 के आसपास का सपोर्ट है, तो 485 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय पीबी फिनटेक पर। इस बीच कुणाल जी, पेज इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट आप जरा पुल अप कर लें, क्योंकि इसके नतीजे आ गए और फर्स्ट कट मुनाफा अनुमान से काफी खराब है। इनफैक्ट अनुमान से 50 करोड़ कम आया है मुनाफा। हमने अनुमान लगाया था 174 करोड़ का मुनाफा एकदम सपाट रहने चाहिए। पिछले साल इस तिमाही में 175 करोड़ का था, उसके सामने 124 करोड़ का मुनाफा आया है।
तो अनुमान से तो 50 करोड़ कम मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। अब देखते हैं ये क्या रेवेन्यू डी ग्रोथ का असर है या फिर कुछ और ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुनाफे पर आपको हिट दिखा है, बट मुनाफे का आंकड़ा डेफिनेटली अनुमान से कम है। आय हल्की सी बढ़कर आई है, 1190 करोड़ से बढ़कर 1223 करोड़ की आपने आय आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 1321 करोड़ के आय का था, तो अगेन अनुमान से 100 करोड़ कम आपके लिए आय का आंकड़ा आते हुए दिखा। तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज पर आ रहे हैं। एनीवे, टेक्सटाइल कंपनी से हम कुछ ज्यादा खास नतीजों की उम्मीद तो नहीं लगा रहे हैं, बट ये अनुमान से काफी कम आई है। ऑपरेशनल बेसिस पर देखते हैं किस तरह का एक्शन है। आई थिंक सर जो बड़ा रेवेन्यू और माफ कीजिएगा जो बड़ा मुनाफे में कट आया है वो डेफिनेटली अन्य आय की तरफ से भी आया। 77% घटकर अन्य आय इनकी आती हुई दिखी है, तो उससे एक इंपैक्ट जरूर पड़ा है। फैक्टर समझने की कोशिश करेंगे, ऑपरेशनल भी नंबर्स हम चेक करें। कुणाल जी तब तक एक बार जरा चार्ट्स पर राय दें, नंबर्स के बाद टूटता हुआ पेज इंडस्ट्रीज। देखिए बहुत कमजोर चार्ट है दीपांशु, लगातार पिछले कई दिनों से स्टॉक लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है और अब इसके लिए एक अहम स्तर था 40,000 का, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है और उसके अब नीचे डिसाइसिवली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कमजोरी और बढ़ सकती है, तो कोई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं है। जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस रखें और 38,000 के नीचे स्टॉक जाता है तो पोजीशन से एग्जिट करने की राय है। उछाल में भी मेरी राय स्टॉक से निकल जाने की होगी। तो उछाल में स्टॉक से निकलने की ही राय आपके लिए आ रही है। ये है आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स। मुनाफे में बड़ा कट आपने आते देखा है क्योंकि अन्य आय 77% गिरकर आई है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप बॉटम लाइन पर देख रहे हैं। रेवेन्यू में भी हल्की फुल्की बढ़त है, जो हम सोच रहे थे उसके तो हिसाब से काफी खराब यहाँ पर आपके लिए आय का आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो कमजोरी नंबर्स आपके लिए आ रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज की तरफ से। इनफैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में भी है, ये तो खैर पेज इंडस्ट्रीज नंबर स्पेसिफिक न्यूज आई है, बट चुनिंदा टेक्सटाइल काउंटर्स पर आपको रखनी है नजर। और स्पेशली ये जो टर्की में भूकंप आया है उसके बाद टेक्सटाइल्स पर क्या एक्शन आ सकता है, आइए ये समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जो टर्की में भूकंप आया उसके चलते अगर आप देखेंगे जो टेक्सटाइल जो स्पेस है वो फोकस में रहेगी। अब उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे टर्की दुनिया में अगर आप देखेंगे ग्लोबली टॉप 5 नंबर पे आती है जहां पर वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में आती है। वहीं अगर आप यूरोपियन मार्केट की अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वहां पे प्रोडक्शन के हिसाब से देख लीजिए या एक्सपोर्ट के हिसाब से देख लीजिए, टर्की एक स्पेशल रोल जो होता है वहां पर एक मुख्य जो रोल है उनका वहां पर वो प्ले करता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो भूकंप से मुख्य जो जहाँ पर क्षेत्र जो काफ़ी प्रभावित हुए हैं उन्हीं के आसपास के एरिया में आपको टेक्सटाइल कई सारी कंपनियां हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। लगभग 7 से लेकर 10% के आसपास की जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो प्रभावित होते हुए दिखे हैं। अब इसके चलते हो सकता है कि ये जो कुछ भारतीय कंपनियां हैं वो फोकस में रहे, जिसमें केपीआर मिल्स देख लीजिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट देख लीजिए, अरविंद लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। केपीआर मिल्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी की लगभग अगर आप आय देखेंगे तो 35% के आसपास एक्सपोर्ट से आती है। वहीं कुल आय का लगभग 19% के आसपास का जो वो सिर्फ स्पेसिफिक यूरोप से आता है। वहीं गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी की लगभग 83% आय एक्सपोर्ट से आती है और उसमें से अगर आप टोटल आय की अगर आप बात करेंगे तो 8% यूरोप से आती है। इसमें अरविंद लिमिटेड भी फोकस में रहेगा, इनका भी टोटल 51% एक्सपोर्ट से आता है। रेमंड लिमिटेड भी 20% एक्सपोर्ट से आता है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होती हुई दिखी, अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा देखेंगे, कुछ समय पहले जहाँ पर हमको मैनेजमेंट ने ये चीज़ भी बताई थी कि जो इंटरनेशनल भाव थे और जो डोमेस्टिक भाव थे, उस डोमेस्टिक भाव काफ़ी ज़्यादा होने के चलते जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट में इनकम्पिटिटिव हो गई थी। और अगर आप अभी पिछले 3 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे तो जो डोमेस्टिक भाव है उनमें कॉटन के दाम लगभग 13% के आसपास गिरते हुए दिखे हैं। वहीं इंटरनेशनल भाव सिर्फ 2% के आसपास, 2 या 3% के आसपास गिरते हुए दिखे हैं। तो वो भाव का भी यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा, फोकस में आते हुए दिखेंगे। और उसी के साथ साथ ये जो टेक्सटाइल कंपनियां जो टर्की में भूकंप आया उसके चलते टेक्सटाइल में वहां पर भी फोकस रहेगा। तो टेक्सटाइल कंपनीज चुनिंदा काउंटर्स फोकस में रह सकते हैं। एक बार जैन साहब से भी इसमें मैं राय लूंगा, तब तक जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं पेज इंडस्ट्रीज के उसकी बात कर लेते हैं। कामकाजी मुनाफा घटकर आया है, 23% घटा है, 250 करोड़ से घटकर 193 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आते दिखा है। हमारा अनुमान 256 करोड़ का था, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एबिटा नंबर आया है। और मार्जिन की भी बात करें तो 21% से घटकर 15.8% के मार्जिन आए। हमने 19% के मार्जिन का अनुमान लगाया था। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं जहां तक पेज इंडस्ट्रीज की बात है। इस समय मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा दोनों आपके लिए काफ़ी खराब आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं।
नंबर्स डिसअपॉइंटिंग सर पेज इंडस्ट्री की तरफ से। जैन साहब, टेक्सटाइल्स अब तक जितने भी नंबर्स आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग ही रहे सर, एक भी नंबर अनुमान के, खैर सुस्त अनुमान उसके सामने डिसअपॉइंटिंग रहे। एक तो इस पर राय दें, और ये जो टर्की की खबर आ रही है इस पर जो टेक्सटाइल सेक्टर पर इंपैक्ट आ सकता है उसके बारे में भी एक बार बात करें सर। देखिए इम्पैक्ट तो आएगा, बट ऐसा लगता है कि ठीक है, बड़ा कंपोनेंट है वैसे, टर्की इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर और वो लोग भी शायद वहां से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हो सकता है कि उससे एक तरफ तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा मिल सकता है, और दूसरी बात यह है कि जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है मुझे लगता है कि ओवरडन हो चुका है, काफी करेक्टेड हो चुके हैं, और देखिए सरकार का भी इस पे पूरा फोकस रहता है, पीएलआई को लेकर भी और इस सेक्टर को लेकर, टेक्सटाइल पार्क्स बनाना और ये सब, क्योंकि बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल्स आने वाले दिनों में कैन डू वेल। और मैं देख रहा था सारे रिजल्ट्स, आप सही कर रहे हैं, भले वो सियाराम सिल्क मिल्स हो, रिजल्ट के बाद एक बार अच्छा कट आया, फिर वापस से बाउंस बैक कर गया, और केपीआर मिल्स आज अच्छा कर रहा है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स मैंने रिसेंटली जेम्स में कवर किया था, और इवन और भी जो दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक्स है उन सब में ये नितिन स्पिनर्स है जैसे कि ये भी अच्छा नहीं कर रहा था, बट इतने करेक्ट हो चुके हैं और वैल्यूएशन सब काफी अच्छे हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने लिया होगा, हो सकता है हमारे रिकमेंडेशन पे कईयों ने ऊपर के लेवल्स पे भी लिए होंगे, बट दीज आर नाउ एट गुड लेवल्स, और कहीं ना कहीं अब एवरेजिंग करने का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि कॉटन प्राइसेस का भी जो एक इनके ऊपर इंपैक्ट था वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। सो नाउ आई एम गेटिंग बुलिश ऑन द टेक्सटाइल स्टॉक्स। तो शायद कुछ अब टेक्सटाइल स्टॉक्स पर नजर रखने का वक्त आ गया है। पेज अनिल जी, बहुत खराब नंबर्स हैं, मार्जिन देखिए सर, मार्जिन बहुत खराब है। देखिए आप 3% घटता हुआ दिख रहा है, 1300 रुपए नीचे है, 38,000 के लेवल को भी तोड़ने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है पेज जैसे, तो काफ़ी खराब नंबर्स हैं दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो थोड़े, और एक्चुअली इस बार ये हो रहा है दीप की खराब नंबर्स पे मार्केट रिएक्शन दे रहा है, बिल्कुल इस बार खराब नंबर पे ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, अच्छे पे आ रहा नहीं है, वैसे अच्छे पे भी आ रहा है, गलत नहीं बोलेंगे। क्यूमिंस देखिए, ट्रेंड देखिए, मतलब अच्छे नंबर पे, तो अच्छी बात है कि, और क्यों आ रहा है उसका भी रीजन समझाता हूँ। आमतौर पर जब स्टेबल एनवायरनमेंट हो, माहौल एकदम आसानी से अंदाज लगाने वाला हो, तो पोल वोल सब बनकर आते हैं, और उस समय जब रिएक्शन आते तो उस पर है ना ज़्यादा, उस समय जब रिजल्ट आते तो रिएक्शन ज़्यादा आता नहीं है। अभी माहौल ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि कंपनी कैसा रिजल्ट देगी, टॉप लाइन मुनाफा कैसा आएगा, मार्जिन्स कैसा आएगा, किसके रॉ मटेरियल में क्या है क्या नहीं, सो इतनी अनिश्चितता है। और उस समय जब फिर अनुमान से दूर हटकर अच्छे या खराब नतीजे आते हैं तो फिर वो मार्केट का रिएक्शन शार्प आ रहा है। तो इस रिएक्शन के पीछे, प्राइस एक्शन के पीछे वजह यह है कि अंदाज लोग सही लगा नहीं पा रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। और इसीलिए इस बार आप देखिए दीप, एक बड़ा बदलाव और इस रिजल्ट सीजन में जो दिख रहा है वो ये कि सिर्फ नतीजों पर रिएक्शन नहीं आ रहा, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, कौन कॉल के बाद बड़ा रिएक्शन आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है कि कौन कॉल से समझ में आ रहा है कि अगली तिमाही कैसी रहेगी, रिजल्ट से नहीं समझ आ रहा। ये सारी चीजें हो रही है कि ये सब लर्निंग फेज है। ये आप हर रिजल्ट सीजन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इस रिजल्ट सीजन में ये समझ में आ रहा है कि कौन कॉल की बहुत अहमियत बन रही है, मैनेजमेंट का कितना कॉन्फिडेंस है, आगे के लिए कितना निश्चित है, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस का अंदाजा दे रहे हैं, वो बड़ा असर डाल रहा है। ओके, आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी, राकेश जी तैयार है कल का काम आज ही करने के लिए, पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, जो हमारा आज का पिक ऑफ द डे है, ये मेरे मित्र कुणाल जी ने कल सुबह मॉर्निंग में पिक ऑफ द डे दिया था। अनफॉर्चुनेटली कल चला नहीं और अब तेजी से भागने को तैयार है। तो स्टॉक है ओएनजीसी, मच अवेटेड पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 5-7 रुपए का अपमूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है नीचे के लेवल्स पर, मजबूत सपोर्ट है 142 का, और आज इसमें वापस से बाजार बंद होते समय वापस ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत संभावना है कि वापस 152 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर 144 रुपए पर 144 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 149 का, इवेंचुअल टारगेट 151 रुपए का। तो 151 रुपए के शुभ लक्ष्य के लिए खरीदारी करें ओएनजीसी। सुमित जी का लेवल शुभ लक्ष्य, वैसे ये 151 की वजह से शुभ है या कोई भी लक्ष्य जो हासिल हो जाए वो शुभ माना जाएगा?
अनिल जी देखिए, वैसे तो सारे लक्ष्य शुभ होते हैं अनिल जी, बस आपको तय करना होता है कि कौन से लेवल तक जाना चाहिए। लेकिन 151 अगर अनिल जी आ जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी सुमित जी को होगी, तो इसीलिए अनिल जी इसको मैंने शुभ कहा है। तो शुभ आंकड़ा है 151 का, उस पर रखिए नजर। और सुमित जी की बात निकली है तो सुमित जी के एक फेवरेट काउंटर के नंबर्स भी आ रहे हैं। सुमित जी ये चार्ट भी पुल अप कर लें सर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आय 5,666 करोड़ की आती हुई दिख रही है। हमारा अनुमान 5,656 करोड़ का था, तो एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक ही आपको आय आती हुई दिखी है। मुनाफा 1154 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 1016 करोड़ का था, तो अनुमान से बेहतर आय का आंकड़ा आया, माफ कीजिएगा मुनाफे का आंकड़ा आया है, और बिल्कुल अनुमान मुताबिक आय का आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। तो अच्छे नंबर्स फर्स्ट कट पर HAL के माने जाएंगे। थोड़ा ऑपरेशनली भी हम बेहतर नंबर्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कामकाजी मुनाफे में 5% की बढ़त का अनुमान है, मार्जिन्स में भी 2% के एक्सपेंशन यानी कि बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर कामकाजी रिजल्ट आता है सर। बट आय अनुमान मुताबिक और मुनाफा यहाँ पर अनुमान से बेहतर, थोड़ा 5,900 से घटकर आया है, बट अनुमान मुताबिक ही आया है। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन कितने दिखा रहे हैं दीप? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, अभी आने बाकी है। मुनाफा तो बढ़िया है, 1154 करोड़, जो हमारा अंदाजा 1,000, यानी कि लगभग 150 करोड़ की बीट है। 15% ज्यादा है मुनाफा, तो मुनाफे का आंकड़ा तो बढ़िया माना जाएगा। मार्जिन्स देखने इंटरेस्टिंग ये है कि मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा, हमारा अंदाजा 1500 करोड़ का कामकाजी मुनाफे का मार्जिन डिसअपॉइंटिंग है। मार्जिन कितने हैं? 13.3% है। अच्छा, तो मार्जिन थोड़े कम आए हैं। मार्जिन पे मुनाफा तो ठीक है, लेकिन मार्जिन कम आते हुए दिखे, इस वजह से ये आपके सामने एक्शन। एक बार जल्दी से चार्ट पे राय ले ली जाए, पूछ लेते हैं। कुणाल जी चार्ट देखिए। अनिल जी देखिए, चार्ट जिस तरह का है, अब स्टॉक से थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, एक पुलबैक भी आता हुआ चार्ट पर नजर आया। मुझे लगता है अनिल जी कि स्टॉक के लिए एक मेजर हर्डल जो है वो 2475 का लेवल है, 2475 का ये स्तर है। जब तक ये लेवल पार ना हो, कोई नई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है ओवरऑल लोअर पिक्स चार्ट पर बन रही हैं, 2475 के ऊपर ही इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, एक बार प्रॉफिट भी बुक कर लें तो हर्ज नहीं। तो ये है आपके लिए HAL। एक बार मार्जिन का आंकड़ा फिर से बताते हैं। जो हमने आपको आंकड़ा बताया वो स्टैंड अलोन मार्जिन से, बट ये कंसोलिडेटेड बेसिस पर अनुमान बताया गया, तो हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या आंकड़ा आया है। बट फर्स्ट कट यही। एक बार सुमित जी आप भी जरा राय दे दें। HAL अभी बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस तरह से रिएक्ट करना है इन नंबर्स पे। दिवांशु, मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चला जा सकता है। स्टॉक में वैसे तो पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिला है, लेकिन लो लेवल्स पे स्टॉक ने डबल बॉटम का सपोर्ट लिया है, जो कि 2300-2350 के आसपास है। स्टॉक में बढ़िया मूव बनेगा जब स्टॉक ऊपर में 2460-2470 का लेवल तोड़ेगा। 2460-2470 का लेवल टूटता है तब स्टॉक में 100 रुपए का तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट है 2410-2420 का। ये लेवल टूटे तो 2350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखें, और जिस तरफ का ब्रेकआउट आता है उसके बाद इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए HAL, जहां पर आपको रखनी है नजर। आई थिंक ऑपरेशनली अनिल जी थोड़ी कमजोर ही ये नंबर्स दिख रहे हैं। बहुत कमजोर हैं सर, ऑपरेशनली बहुत कमजोर नंबर्स हैं। अगर आप अनुमान से देखेंगे, हमने 1500 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का अनुमान लगाया था, उसके सामने 985 करोड़ का बस आंकड़ा आते हुए दिखा है। और मार्जिन 17%, मार्जिन 17.5 बहुत खराब नंबर। 27%, 26.5% के मार्जिन का अनुमान था, और अगर 17% यानी कि अनुमान से 10% मार्जिन और 550 करोड़ कामकाजी मुनाफा था। ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स बहुत ही खराब है। इसका मतलब मुनाफे का जो आंकड़ा मजबूत आया है, कहीं न कहीं कोई न कोई एडजस्टमेंट जरूर है। तो HAL के ये नंबर्स खराब माने जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये क्लियरिटी आती हुई दिख रही। तो ये नंबर से खराब, और अब स्टॉक का अब रिएक्शन क्लियर आता दिख रहा है। 2400 के नीचे फिसलता हुआ दिन के निचले स्तरों के आसपास आ चुका है। क्या लेवल से किस लेवल के नीचे खराब होगा? सुमित जी ने, कुणाल जी ने, किसने दिया नंबर? लेवल दोनों ने दिया। दोनों ने दिया। अच्छा, कुणाल जी बताएं किस लेवल के नीचे खराब होगा या हो चुका है? अनिल जी देखिए, कमजोर है चार्ट। मैंने कहा था कि 2475 जब तक पार ना हो तब तक खरीदारी के बारे में न सोचे। कमजोर चार्ट है, लोअर पिक्स की श्रृंखला चार्ट पर बनी हुई है। मुझे ये स्टॉक 2300 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है, कोई खरीदारी की राय इस दरों पर नहीं। तो ये है आपके लिए राय। बहुत ही खराब आंकड़े आते हैं जो अनिल जी अनुमान के मुताबिक हमने देखा। आय अनुमान से बेहतर मुनाफा आया, लगा कि वहां पर अच्छा फैक्टर आ सकता है,
बट इम्पैक्ट डेफिनेटली कामकाजी तौर पर आ रहा है। थोड़ा कॉस्ट एनालिसिस हमारी टीम कर रही है फिगर आउट करने के लिए कि इतना खराब एबिटा कहाँ पर आते हुए देखा। एक प्रोविजंस में इंक्रीज इन्होंने करा है सर, वो थोड़ा हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या वहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं। बट अदरवाइज भी वो प्रोविजंस का अगर इंक्रीज है तो वो तो मुनाफे पर भी आना चाहिए था, जो आते हुए नहीं दिखा है। बट इम्पैक्ट अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ये है आपके लिए HAL। आइए कल के नतीजों पर अब फोकस किया जाए, और इसमें बाजार के दिग्गज M&M जो स्टॉक काफी एक्शन में रहा है पिछले 1-1.5 साल से, इसके नंबर्स आने वाले हैं। कुशल बताइए M&M क्या करेगा ये? देखिए, नंबर्स के लिहाज से तो काफ़ी अच्छे आने की उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि स्टॉक प्राइस में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है या नहीं, पर नंबर्स में आपको बता दूं, रेवेन्यू करीबन 41% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ इतनी शानदार रही है। करीबन 32% ग्रो कर कंपनी ने 2,81,000 यूनिट्स यहाँ पर बेचे हैं, और जिस तरह से रेवेन्यू है 21,550 करोड़, ये कंपनी का आंकड़ा आ सकता है। इनफैक्ट कंपनी के एबिटा लेवल पर भी 51% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जिस तरह से लागत खर्च कंपनी की कम हुई है उससे इनको फायदा मिलेगा, और साथ ही सेमीकंडक्टर की सप्लाई इश्यूज वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स होती हुई नजर आई हैं ओवर टाइम। तो इस वजह से इस तिमाही में आपको नंबर्स के लिहाज से एबिटा 2730 करोड़ रुपए आ सकता है, और कंपनी की मार्जिन भी 11.9% के मुकाबले अब बढ़कर 12.7% हो सकती है। इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा, और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा करीबन 36-37% की ग्रोथ के साथ 1850 करोड़। ये कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से ये आंकड़ा दर्ज कर सकती है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी के बहुत ही शानदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। ये है आपके लिए इस समय M&M बहुत ही शानदार एक्सपेक्टेशंस है। बागले साहब एक बार जरा चार्ट भी देखेंगे सर M&M के। दीपांशु, मेरा तो ये स्टॉक ऑफ द ईयर जैसा है, मैंने बजट के टाइम भी कहा था। हालांकि फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन पैटर्न में कोई खराबी नहीं है। नीचे आता है तो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी। हो सकता है ये 1320-1330 ये लेवल्स तक करेक्ट हो जाए। मैं तो वहाँ पर बाहर रहूँगा। मेरा मानना ये पहले 1500, फिर 1800 और फिर 2000 तो थोड़ा सा लंबा व्यू है, 6 से 8 महीने का, मे भी 1 आध साल का। लेकिन जब तक ये स्टॉक 1100 के नीचे जाता नहीं है, इसमें बना रहे, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये है M&M पर आपके लिए राय। गिरावट में खरीदारी का मौका है, और स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ भी रहा है आगे। आइए क्यूमिंस इंडिया के नतीजों के बाद देखते हैं कि कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई दूसरी कंपनियों के कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। ABB ये कल नतीजे पेश करेगी, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? कुशल, मुकाबला पता है ना किससे? क्यूमिंस से। कमेंट्स AB के बाद C है क्यूमिंस। बताएं। परफेक्ट है सर, नंबर्स भी अच्छे ही एक्सपेक्टेड है, बट कमिंस जितने बेहतरीन नंबर्स आएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। पर जो रेवेन्यू फ्रंट है वहां पर 12-12.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और 2361 करोड़ पर कंपनी अपनी आय दर्ज कर सकती है। सभी सेगमेंट्स में बेहतर प्रदर्शन रहने की उम्मीद है, और मजबूत ऑर्डर बुक से भी कंपनी को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इस वजह से ये तो ग्रोथ रेवेन्यू की रहेगी, पर कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी कंपनी 30% ग्रो कर 240 करोड़ पर यह आंकड़ा दर्ज कर सकती है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, 9% से बढ़कर 10.2% की एक्सपेक्टेशन से अब ये फाइनली मार्जिन पर कितना बड़ा बीट आता है ये देखना हमें इंपॉर्टेंट होगा, और इस वजह से कंपनी का मुनाफा भी 4% ग्रो कर 196 करोड़, पिछले साल 188 करोड़ रुपए का आंकड़ा था। तो मुनाफे के लिहाज से तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, पर ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी की बहुत ही अच्छी प्रदर्शन रह सकती है। तो फाइनली ऑटोमेशन कारोबार के जो अच्छे प्रदर्शन है उससे मार्जिन को भी सहारा इसी वजह से मिलता हुआ दिखेगा, और आगे चलकर कंपनी की क्या ऑर्डर बुक पाइपलाइन रहने वाली है, किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो ग्रोथ एनवायरनमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को लेकर वो क्या कहती है मैनेजमेंट, इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए ABB इंडिया, इस पर अच्छा एक मोमेंटम बन गया। एक बार जैन साहब से भी स्पेस की राय लीजिए। जैन साहब, बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं कमेंट्स के, देखिए L&T पर एक्साइटमेंट था, सुबह ऑर्डर विन भी था इनका। ABB से भी हम अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थर्मैक्स के भी नंबर्स अच्छे थे। राय दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे फेवरेट्स रहे हुए हैं, थर्मैक्स है या कमिंस का तो आज गजब का था ही, और आज काफी डिस्कशन भी हुआ उसके ऊपर। सुबह आज सिद्धार्थ जी को भी अनिल जी काफी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, एंड दैट्स द रीजन आल्सो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी दिए। L&T इनफैक्ट बजट के दिन भी एक अच्छा आउट परफॉर्मर की तरह कर रहा था काम, और सबसे बढ़िया बात है जो सरकार का पुश है, और इनफैक्ट जो 7 लाख से 10 लाख करोड़ का जो बजट है, तो मुझे लगता है कि आगे भी
आने वाले दिनों में इन कंपनियों को बहुत फायदा होने वाला है। सो कैपिटल गुड्स, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज बाकी है, और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और एबीबी है या कमिंस है या सीमेंस है या फिर एलएनटी है, और इनके भी जो एंसिलरी कंपनीज है उन सब पे ध्यान देना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय एबीबी पर और कमिंस पर। बाकी कैपिटल गुड स्पेस पर भी कमिंस के बाद अब एबीबी की तरफ से अच्छे नतीजों का अनुमान है। रिएक्शन कितना स्ट्रांग आएगा ये देखना जरूरी, बट कमिंस आज का स्टार रहा है। स्टॉक ऑफ द डे में बात भी करी गई थी इस काउंटर पर। ग्लेनमार्क फार्मा ये कहीं से भी स्टार नहीं रहा है, एक अंडर परफॉर्मर रहा है फार्मा स्पेस पे बायोकॉन के साथ साथ और औरों के साथ साथ। बट ग्लेनमार्क फार्मा देखते हैं यहाँ से अगर फायरवर्क्स आएंगे नतीजों के बाद या नहीं। 400 के नीचे। बट फिलहाल नुपुर बताइए क्या है अनुमान ग्लेनमार्क से? फायरवर्क्स आ सकते हैं क्योंकि अनुमान काफी बढ़िया है इस बार कंपनी का। 10% से कंपनी की आय बढ़कर आ सकती है। 3,307 करोड़ का एस्टिमेट है। Q3 की बात करें तो कामकाजी मुनाफा भी इस बार अनुमान लेके चल रहा है कि 12% की ग्रोथ यहाँ पर होगी। 580 करोड़ 85 करोड़ के आसपास आ सकती है। मार्जिन में भी एक्सपेक्टेशन है कि इम्प्रूव होके आएंगे। पिछली बार देखा था हमने 17.4% के मार्जिन थे, इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 17.6 18% के मार्जिन आ सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वो भी 45% से इस बार बढ़कर 345 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट्स काफी बढ़िया रहेंगे। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो 9% की ग्रोथ का अनुमान है। कार्डियक और रेस्पिरेटरी थेरेपीज की भी देखें तो वहां पे जो ग्रोथ है उससे एक्सपेक्टेशन है कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रह सकती है। यूएस सेल्स इस बार देखें, यूएस से जो कारोबार आता है कंपनी का, वहां पे जो प्राइसिंग कंसर्न है उसके बावजूद भी $9 करोड़ के आसपास ये सेल्स रह सकती है। तो ग्लेनमार्क से एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट्स इस बार अच्छे हो सकते हैं। अच्छे हो सकते हैं रिजल्ट्स। तो चलिए ग्लेनमार्क पर आपको रखनी है नजर, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। एक बार बंसल जी से राय भी ले लें। बंसल जी 400 के नीचे ग्लेनमार्क सर? दीपांशु, ग्लेनमार्क का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट दीपांशु न्यूट्रल है। इसका चार्ट न्यूट्रल है। एक बार ये 400 रुपए के ऊपर निकलेगा, 401 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, तब दीपांशु यहाँ कुछ विचार बनाएंगे, एल्स अवॉइड करेंगे ग्लेनमार्क को किसी भी तरीके की खरीदारी के लिए। ओके, अवॉइड करेंगे ग्लेनमार्क को किसी भी तरह की खरीदारी के लिए। बट इस पर आप थोड़ा नतीजों के लिहाज से पॉजिटिव एक्शन आ सकता है। बाय द वे नतीजों के लिहाज से एक पॉजिटिव एक्शन आ रहा है हिंडाल्को पर। अनिल जी अभी हम इसकी बात कर रहे थे, नंबर्स उतने खास थे नहीं, बट स्टॉक पर देखिए सर जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 2% ऑलमोस्ट ऊपर है और निचले स्तरों से तो बढ़िया रिकवरी इस पर अभी अभी आई है। उसकी वजह ये थी कि ब्लूमबर्ग पे मैं कुछ फ्लैशेस देख रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये कि एक तो वो बोल रहे हैं कि ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई और डिमांड विल गेट टाइटन इन FY24, यानी कि दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। ये वित्त वर्ष 2024 के लिए हिंडाल्को का कहना है। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव जिसकी वजह से आपको याद होगा 2 दिन पहले हिंडाल्को में तेज गिरावट आई थी नोवेलिस के खराब नतीजों की वजह से, यहीं से कंपनी बड़ा बयान हिंडाल्को का आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि नोवेलिस के जो लिए सबसे बुरा समय था वो खत्म हो चुका है। ये बड़ा स्टेटमेंट। हाँ, बुरा समय कब? हाँ, तो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं चौथी तिमाही में ही कंपनी टर्न अराउंड करेगी। ये बड़ी बात है। अगर नोवेलिस, अच्छा मतलब इसी, हाँ, ये बड़ा स्टेटमेंट है। आई थिंक इसी वजह से हिंडाल्को आप देखिए नीचे से पूरा रिकवर होता हुआ दिखा है। और चौथा एक बयान जो आ रहा है वो ये कि जो रेसेशन का खतरा है अमेरिका में, उसके मुकाबले में कंपनी को 2024 वित्त वर्ष अच्छा साल नजर आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है। आई थिंक ये एक बड़ी चीज है जो आती दिख रही है। आई थिंक यही वजह है कि हिंडाल्को का स्टॉक पूरी तरह से रिबाउंड होकर डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। क्या गजब का एक्शन आया दीप, क्योंकि नीचे में नतीजों के बाद 432 तक फिसला, अब 448 के आसपास इसी वजह से आता हुआ दिखा है कि जो संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे और ये बता रहे हैं कि नोवेलिस टर्न अराउंड कर देगा चौथी तिमाही में और अगला फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत रहेगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक हिंडाल्को की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, ये आप कह सकते हैं इस वक्त आता। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है। एक बार जरा हिंडाल्को के चार्ट्स पे वागले साहब से राय ली जाए। वागले साहब जरा एक बार फिर से चार्ट्स देखें। अनिल जी, मैंने सुबह भी कहा था कि मुझे ये 430 ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 या 3 दिन पहले का भी बॉटम लगभग वहीं पे उसके आसपास है। और आज जो बाउंस बैक हुआ है ये मुझे तो ये बता रहा है कि ये 460 तक बाउंस बैक कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको 2-3-4 रुपए करेक्शन में मिलेगा तो वो अच्छा है।
अगर आप बाय करते हो यहाँ पर या थोड़ा सा करेक्टिव मूव पर, आपका 437 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 460 का 2 से 3 दिनों का पोजिशनल टारगेट। तो बढ़िया कमेंट्री आ रही है हिंडाल्को की तरफ से, और स्पेशली नोवेलिस को लेकर रिसेशन का डर कम हो गया है, डिमांड अच्छे संकेत आ रहे हैं, टर्न अराउंड के सार पे है, 2000 नया वित्त वर्ष अच्छा रहना चाहिए कंपनी के लिए। एक बार जैन साहब से भी पूछें हिंडाल्को पर। जैन साहब, बढ़िया कमेंट्री, आई थिंक पहली मेटल कंपनी है जिसकी तरफ से हम इतनी अच्छी कमेंट्री सुन रहे हैं अब तक, क्योंकि मेटल्स के नंबर्स ने तो निराश किया है, कमेंट्री भी कुछ ज्यादा खास नहीं रही, बट इनकी तो काफी बुलिश व्यू आ रहा है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी न्यूज कवरेज है ये, और मैं नोवेलिस की भी जो बुरे वक्त की बात कर रहे थे या उसकी वजह से भी करेक्टेड था। और एक चीज और कुणाल जी ने बहुत बढ़िया एक बात बोली थी कि 400 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है इनफैक्ट, और जब खराब रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ प्राइस्ड इन है और सपोर्ट के आसपास स्टॉक है, तो वहां से फिर अब सब कुछ हो गया। और अब एल्यूमिनियम में जिस तरीके की अब डिमांड की बढ़ोतरी की बात की जा रही है, चाइना फैक्टर विल आल्सो वर्क, क्योंकि देखिए कहीं भी अगर कुछ भी वापस से ओपनिंग अप का थीम चालू हो रहा है, बाकी सब वर्ल्ड में तो हो गया, चाइना अब पूरी तरीके से जब ओपन अप हो रहा है, तो बेस मेटल्स वगैरह सब में थोड़ा माहौल बना हुआ है, भले वो कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो। सो आई फील कि यस, एट दीज लेवल्स और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता ही है ये स्टॉक, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने लिया वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, और बाकी ट्रेडर्स वो अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के हिसाब से एफएनओ में काम करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं इन लेवल्स पे। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले सकते हैं इन लेवल्स पर। बढ़िया कमेंट्री नोवेलिस को लेकर, कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर, टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे का आउटलुक भी बढ़िया बना हुआ है। तो चलिए इस पर रहेगी नजर। हिंडाल्को अब स्टॉक मोमेंटम में है 2% ऊपर। आखिरी 10 मिनट है ट्रेड के, आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। एक फ्रेश मूव दिख रही है अनिल जी, और बैंक निफ्टी का भी थोड़ा योगदान बढ़ रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है, 225 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स में और बड़ा उछाल आ रहा है सर, 150 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, तो वहां से मोमेंटम बाजार आपको पकड़ते हुए दिख रहा है। यूरोप में 1% की तेजी है, कच्चा तेल ठीक है, रुपया थोड़ा कमजोर जरूर आज हुआ है, बट एक तरह से फ्लैट ही आप मान सकते हैं रुपए को। बताएं सर, क्या करके जाना है? तेजी की पोजीशन रखी जा सकती है दीप, क्योंकि 17,900 के आसपास बंद हो रहा है, वो 850-900 की जब हम बात कर रहे थे लगभग वहीं बंद होता हुआ दिख रहा है। उससे ज्यादा कोई एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं, लेकिन ब्रेकआउट के लेवल के आसपास बंद हो रहा है। और बैंक निफ्टी भी लगातार दूसरा दिन 41,500 के ऊपर उसके आसपास बंद हो रहा है, धीमे धीमे ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है कल का दिन हम ज्यादा मजबूती दिखाएं डाउ फ्यूचर से सपोर्ट मिलने के बाद, और आज वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो जाएगी, थोड़े और बाजार हल्के हो जाएंगे। तेजी की पोजीशन बनाई रखी जा सकती है। 17,750 का पुट रखकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 18,100 का कॉल लेकर रखें अगर आप चाहें तो। बैंक निफ्टी में जहां तक सवाल है 41,300 का पुट होना चाहिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन पर हैं तो, और शॉर्ट हैं तो 42,000 का कॉल आपके पास होना चाहिए, सिंपल। बाकी आप अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। लॉन्ग साइड पर बनाए रखने में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, ठीक उसी तरह से जो हम कल भी कह रहे थे और आज भी यही है। ठीक है, तो ये है आपके लिए अनिल जी की स्ट्रैटेजी। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लिए हेज के साथ। आइए श्रीकांत जी को एक कॉल देनी है, बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। जी दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ABFRL ये एक स्टॉक ऐसा है, आदित्य बिरला फैशन, जो एक बड़ी गिरावट के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है, और अगर इन लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये वापस 275 से लेकर 280 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है। मल्टीपल बॉटम्स उसने बना लिए हैं क्लोज टू 250 लेवल्स, बट 245 का स्टॉप लॉस रखेंगे, एक पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे और टारगेट्स रखेंगे 280 के। तो 280 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ट्रेंड आज का स्टॉप ऑफर अच्छे नंबर्स के बाद इसी तरह के कारोबार में AB फैशन भी। आइए, जय ठक्कर जुड़ चुके हैं, आपको लेकर आ रहे हैं कैश का ऑप्शन। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, आज के क्लोजिंग के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, जो अभी 123 रुपए पर मिल रहा है 16 फरवरी की एक्सपायरी का। ऑलमोस्ट एट द मनी स्ट्राइक का ही ये कॉल ऑप्शन है निफ्टी का। अनिल जी, इसमें जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है दैट कैन बी प्लेस्ड एट 84, सो 123 पर खरीदे। 84 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट अनिल जी ऊपर में जो इसका बंद करा रहा है, द फर्स्ट टारगेट इज 179 एंड सेकंड टारगेट इज 205।
सो 179,205 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 17,900 का कॉल निफ्टी का। रीजन भी अनिल जी कि आज जो हिसाब से बैंकिंग में सुबह वीकनेस दिख रही थी वो इनफैक्ट लोअर लेवल्स पर हमें एक अच्छा सपोर्ट आते हुए वहाँ पे देखने मिला। काफ़ी समय उसने बिताया वहाँ पे, बट उसकी वहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली फिनेंशियल्स। फिर से 41,500 जैसा आपने सही कहा कुछ समय पहले कि उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। हालांकि बहुत 41,700 के ऊपर क्लोज होता तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता, बट देन निफ्टी जी 17,800 के आसपास के लेवल्स जो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। 17,700 तो था ही, अब 17,800 भी है, तो बेस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ही वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो रिस्क और पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 18,050 या आपको 16 फरवरी की एक्सपायरी के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। सो 17,900 का कॉल दिया जा सकता है। 17,900 का कॉल खरीदने की राय आ रही है जय की तरफ से। अच्छा, वो तो अगले हफ्ते की आपके एक्सपायरी की कॉल की राय आ रही है, तो पॉजिटिव मोमेंटम है। 17,900 एग्जैक्टली वहीं पर आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है इस समय। आइए BHEL इस पर भी करते हैं फोकस। इसके आने वाले नतीजे कल कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। क्या है अनुमान, कुशल बताइए। देखिए दीप, टॉप लाइन तो अच्छी रहने का अनुमान है क्योंकि यहाँ पर जो इनकी परफॉर्मेंस है पावर स्पेस से वहाँ पर तो बढ़िया प्रदर्शन है। अब देखना होगा कि नॉन पावर सेगमेंट से कंपनी का क्या अपडेट रहता है, वहाँ पर नजर रहेगी। पर जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर लागत खर्च बढ़ने की वजह से यहाँ पर डिप दिख सकता है। करीबन 33% का 60 करोड़ पर कंपनी की एबिटा आ सकती है। इस वजह से कंपनी की मार्जिन्स 1.7% पिछले साल थी, अब 1% के मार्जिन्स पर यह ऑपरेट करती हुई नजर आएगी। और अगर आप मुनाफे का लिहाज से बात करें तो पिछले साल 14 करोड़ का मुनाफा था और इस बारी करीबन 47 करोड़ का घाटे की हम उम्मीद कर चल रहे हैं। तो लार्जली ऑपरेशनल फ्रंट से ही लगातार हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी डिक्लाइन करती हुई नजर आए। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो नॉन पावर सेगमेंट है उसमें कामकाजी मुनाफा और जो उनकी ग्रोथ है उस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, ये देखना इनके ओवरऑल नंबर्स में अहम रहेगा। तो ये है आपके लिए राय जहां तक BHEL का सवाल है। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। कुछ और नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं और GIC इस पर रखिए नजर। कुणाल जी, एक बार GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्प को आप पुल अप कर लें क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है और करीब 30 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 1200 करोड़ का मुनाफा है। देखते हैं अगर कुछ एडजस्टमेंट भी है इस बार जिसके लिए आप इतना बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं। बट नेट प्रीमियम भी इनका बढ़कर आया है, 9,332 करोड़ से बढ़कर 9,561 करोड़ की नेट प्रीमियम इनकम भी इसके बढ़कर आती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा आया है और ऑफ कोर्स घाटे से मुनाफे में आई है। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है कुणाल जी, GIC। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार के लिए 170-75 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। 166 रुपए का रेजिस्टेंस अगर स्टॉक पार करता है तो नई खरीदारी की राय होगी और उस केस में आपको 174 तक का एक मूव दिखेगा। तो मेरी राय में स्टॉक को जरूर रडार पर रखें। 166 के ऊपर नई खरीदारी की राय। ओके, 166 के ऊपर नई खरीदारी करें। फिलहाल इंतजार, आइए इंतजार करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बेहतरीन कॉल आ रही है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा मार्केट व्यू तो बेरिश नहीं है, लेकिन एक बेरिश स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो मैं STBT में कवर करना चाहता हूं। आपको बेच के चलना है हीरो मोटो कॉर्प, क्योंकि ये आज सुबह से जो गिरा है बाउंस बैक इसमें आ ही नहीं रहे और 2,600 का जो लेवल ब्रेक 70 के आसपास है, यहाँ पर बेच के 65 रुपए बाउंस बैक होता है। ऐड करो 2.95 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कल के जिसमें आपके 2480 तक के निकालने चाहिए। 25 तक के टारगेट आपको कल करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए हीरो मोटो। एक सेल कॉल आ रहा है, हालांकि बाजार का मोमेंटम पॉजिटिव है। वागले साहब को हीरो मोटो फिलहाल कमजोर दिख रहा है। ऑटोज में इसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, बाकी ऑटो स्टॉक से अच्छी रैली रही है, बट ये स्टॉक था कमजोर आपके लिए। वीकनेस हीरो मोटो के काउंटर पर दिख रही है। एक क्विक व्यू लेना चाहूंगा बाजार की क्लोजिंग से पहले एशियन पेंट्स पर। इस पर एक अच्छी मूव आई है टुवर्ड्स द एंड। हिमांशु जी, एक बार जरा एशियन पेंट्स का चार्ट देख लें सर। थोड़ा एक्शन इसमें बन रहा है, हालांकि कच्चा तेल ऊपर गया है बट एशियन पेंट्स डेज हाई पर। डीप ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का डाउन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सिर्फ एक ये टेक्निकल रिबाउंड है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस स्टॉक का है 2825 रुपए के आसपास, जो कि करंट लेवल से बहुत थोड़ा सा ही दूर है।
तो अगर 2820 2825 के ऊपर ये स्टॉक सेटल होना शुरू होता है तो यहाँ पर 2900 2920 तक का एक पुल बैक और अटेम्प्ट हो सकता है, नहीं तो मुझे लगता है इवेंचुअली वापस से इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि ये स्टॉक मीनिंगफुल बॉटम बनाने से पहले 2500 रुपए तक के भी लेवल्स आने वाले समय में दिखाएगा। ये है रहा है आपके लिए एशियन पेंट्स पर। सुमित जी की तरफ से भी कॉल बिना बिगुल वाली, क्योंकि समय रह गया है कम। सुमित जी बताएं। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपया 25 पैसा। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए और 1-2 दिनों के अंदर 5 से 8% का मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है। 97 के छोटे से स्टॉप लॉस से हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में यहाँ पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 105 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 108 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 105 से 108 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 97 के स्टॉप लॉस से। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहां पर करके चले आप खरीदारी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और हिंडाल्को टर्न अराउंड इन फॉर्च्यून्स नंबर्स के बाद नेगेटिव रिएक्शन, बट जो कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से वो शानदार रही। कुछ और कमेंट्री भी आपकी स्क्रीन पर है। लागत में भी ये 5% की कमी का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। और स्टॉक टॉप गेनर है निफ्टी का 2.5% ऊपर। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में अच्छी खरीदारी। एचडीएफसी लाइफ आज पॉजिटिव था। एशियन पेंट्स इसकी अभी बात चल रही थी। इन्फोसिस, ओएनजीसी पिक ऑफ द डे कल के लिए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। इंडसइंड बैंक जहां पर अनिल जी के कुछ टारगेट्स आ गए हैं और आगे के लिए भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह है। ब्रिटानिया, एलएनटी, डिवीज, टीसीएस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, कोटक, विप्रो, आइशर, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी आपको एक्शन में दिख रहे हैं। बट गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस, एमएससीआई रिव्यू आज शाम को इसकी डिटेल्स पता चलने वाली हैं। अदानी पोर्ट्स 3% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, भारती, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक, सन और मारुति, यहां पर आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार ट्रेंड 8.5% टॉप गेनर नतीजों के दम पर। कमिंस स्टॉक ऑफ द डे 7% ऊपर। जुबिलेंट फूड आज इसमें एक बाउंस बैक था 3.5% ऊपर। एबी फैशन में भी बाउंस बैक आपको दिखाए। बाउंस बैक आपको और भी काफी काउंटर्स में दिखाए। सिंजीन, डेल्टा भी 2 दिनों से पॉजिटिव है। इंडसइंड बैंक का अच्छी मूव है। एबीबी नतीजों से पहले पॉजिटिव दिख रहा है। एल्केम और कैनफिन होम्स यहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। तो अनिल जी, एंड ऑफ ट्रेड एटलीस्ट थोड़ी पॉजिटिव मूव ही बंद हो रहा है और 41,550 के एग्जैक्ट लेवल पर प्रोविजनल क्लोज बैंक निफ्टी का 250 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स हैं। तो आज शाम को वहां पर कुछ एक्शन हो सकता है सर। मजबूत दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेट्स सी हमारे बाजारों में कल क्या एक्शन होता है। लेकिन आज वीकली एक्सपायरी अच्छी मजबूती के साथ हुई और 17,900 के फिर करीब जाकर बंद हुए। बट अली बैक टू बैक समय बड़ा लगा रहा है। 17,850 के ऊपर 2 दिन बंद हुआ है। 41,500 के ऊपर 2 दिन बंद हुआ है, लेकिन 41,650 के ऊपर बंद नहीं हो रहा बैंक निफ्टी भी। तो मतलब तड़फा कर इंतजार करवा कर फिर ऊपर जाने की तैयारी है। स्पीड अच्छी है, लोगों का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चेक करती है दोनों ही तरफ, तेजी और मंदी की तरफ। ये है आपके लिए बेहतरीन मार्केट। आइए बढ़ते आगे और जैन साहब के साथ ही बाकी सारे लोग गुरुवार को सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं दोपहर में बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे। ये देखो जैन साहब ने पेपर और पेन हाथ में ले लिया। पता है उनको आ रहा है बात दुनिया की, आप सबका पसंदीदा शो, और उसमें आपको बताई जाएगी कुछ बेहतरीन स्टोरीज। देखते हैं आज कौन सी स्टोरीज है, एक झलक देख लीजिए इस शो की। अंटार्कटिका में टूटा दिल्ली के आकार का आइसबर्ग। ईरान में कपल ने किया डांस तो हो गई 10 साल की जेल। 400 साल पहले विलुप्त हुआ डोडो फिर लौटने वाला है। इंसानों के लिए अंतरिक्ष में मिली एक और पृथ्वी। 400 सेल्फी लेने वाला सेल्फी का दीवाना भालू। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, तो आइसबर्ग और ईरान में नाचने पर जेल, डोडो 400 साल बाद फिर आता हुआ, पृथ्वी में एक और पृथ्वी, और भालू सेल्फी लेने वाला। किसी को कोई अच्छा, ओह जय क्या बात है, वाह जय बताइए। अनिल जी थोड़ा अजीब सा वो लगा कि, और देखने में काफी दिलचस्पी है मुझे उसमें कि भालू ने 400 सेल्फी ली। चाहे वाकई में भालू है कि भालू के कपड़े डाले और कोई है? कहना क्या चाहते हैं आप? किस एनालिस्ट की तरफ आपका इशारा है? समझदार को इशारा काफी है। देखो हम समझदार तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने आप समझ रहे। नाम ले लेंगे हम ज्यादा समझदार हो जाएंगे, लेकिन हमें पता आप लेंगे नहीं। जी जैन साहब, आपकी पसंदीदा स्टोरी बताएं। जी बिल्कुल, मेरा भी यही था। पिछली बार भी भालू की बात आई तो कैसे सब लोगों ने रिएक्ट किया, तो ये भालू पे आजकल कुछ ज्यादा ही कवरेज हो रहा है। अनिल जी क्या बात है इस शो में?
लास्ट वीक की बात की। टाइम चल रहा है, देखो भालुओं का टाइम चल रहा है इसमें अभी। भालुओं को टाइम चल रहा है, सांड छुट्टी पर भी हैं। ओके, डोडो मॉरिशियस, एक कहावत है, चीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इट हैज बिकम डोडो मॉरिशियस नाउ। तो अब ये कहावत वापस से चला जाएगा, वो जो भी फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में वो चला जाएगा। बाकी कपल डांस वाली न्यूज भी बहुत ही डेंजरस न्यूज है, इतनी पेनल्टी, बट हाँ ठीक है, उन कंट्रीज में सब एनीवे से। बाकी अंटार्कटिका में जो ये हो रहा है बर्फ गलने वाला, तो ये भी एक वैसे चिंताजनक न्यूज है। आप सीधा सीधा बोला ना, पूरा शो ही पसंद आ रहा है मेरे को, मैं तो देखूंगा। हाँ। एक से एक बढ़िया स्टोरीज हमारी टीम इसीलिए लेकर आती है कि आपको चुनने में ही मुश्किल हो कि कौन सी कम बढ़िया है, कौन सी ज्यादा बढ़िया। बढ़िया तो सारी में आ रहा है 4:30 बजे, बात दुनिया की 4:26 पर। दुनिया में एक अलग तरह की जंग की हो चुकी है शुरुआत, और यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग, यानी कि AI वॉर। पिछले कुछ दिनों से चैट जीपीटी खूब चर्चा में है, लोग इसे गूगल के लिए खतरा मानने लगे। ऐसे में गूगल ने भी अपने चैटबॉट बार्ड को मैदान में उतारकर लड़ाई रोचक बना दी, लेकिन बार्ड के एक गलत सवाल ने गूगल को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लगा दी चपत। कैसे जानना तो शाम को 6 बजे देखिएगा हमारा खास शो, आपकी खबर आपका फायदा। चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड, कंपटीशन हार्ड। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत ही गजब, बहुत बढ़िया। इवनिंग टीम भी कमाल कर रही है, मतलब गजब है एकदम। वो शो क्रिएटिविटी में तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, नहीं बढ़िया, वेरी गुड। चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड, कंपटीशन हार्ड। तो इस शो में हम आप इन दोनों के बीच में चल रही रोमांचक टक्कर का पूरा विश्लेषण करेंगे और किस तरह से आसान या फिर मुश्किल होगी। हमारा साथ देंगे कुछ जाने माने दिग्गज AI एक्सपर्ट। अंबुश अग्रवाल साहब हमारे साथ होंगे, संबरवाल साहब होंगे हमारे साथ, इसके अलावा अमित दुबे साहब होंगे और जितेंद्र जैन साहब होंगे जो साइबर एक्सपर्ट हैं। इन तीनों से करेंगे मुलाकात, चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड, कंपटीशन हार्ड। ओके, बढ़ते आगे। मनी गुरु, पैसिव डेट फंड यानी कि ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो GSEC स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी कि SDL सरकारी बैंकों आदि में निवेश करती है। क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी आगे दरों में स्थिरता के संकेत के चलते पैसिव डेट फंड में निवेश करना फायदेमंद है? क्या है इनकी खासियत और एक्टिव डेट फंड के मुकाबले में ये कैसे अलग है? जानिए, देखिए। पैसिव फायदेमंद। हमारे साथ होंगे दीपक जैन, हेड सेल्स एडवाइज AMC, और पंकज मटवाल, MD ऑप्टिमा मनी से। रात 8 बजे बात इंडिया 360 डिग्री, हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब अभी रूस में है। अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की बैठक में डोवाल साहब ने एक तरफ अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत के मजबूत सपोर्ट को दोहराया, वहीं अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान और चीन की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भी आगाह किया है। डोवाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से मुलाकात भी की, और अब हम आज यही जानेंगे कि आखिरकार इस मॉस्को विजिट का मायने क्या है, मतलब क्या है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आपको इसे समझना है आसान भाषा में। देखिएगा, हिंदुस्तान का मॉस्को ऐलान आज रात 7:56 पर। ट्विटर ने भारत में ट्विटर ब्लू की शुरुआत कर दी है और इस सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब देने होंगे पैसे। आप चाहे ब्लू टिक हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके मन में ट्विटर की पेड सर्विस को लेकर कोई भी सवाल है तो मिस मत कीजिएगा आज की कवर स्टोरी, जहां हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। ट्विटर ब्लू लूं या ना लूं? सही बात, बराबर है। ट्विटर ब्लू टिक ट्विटर की, लूं या नो? जोरदार लिखा है भी सवाल। तो अब आप सोच लीजिए, टाइटल इतना जबरदस्त है तो फिर शो तो जबरदस्त हो गई। आइए विदा लेने का वक्त है, उससे पहले बता दें 17,893 21 रुपए के लिफाफे लेवल के हिसाब से बंद हुआ है निफ्टी आपके लिए ऊपर। 41,550 के आसपास बैंक निफ्टी 16 पॉइंट ऊपर, 145 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ सेंसेक्स आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का, कुणाल जी, राकेश जी, श्रीकांत जी, सुमित जी, जैन साहब, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात फ्राइडे टी शर्ट डे। ओके।